अध्याय 921 अनुबंध और समाचार। यांगशाओ साम्राज्य का गार्डन सिटी। शहर के बाहरी इलाके में एक बंजर पहाड़ पर एक गुफा में मैडम पायथन चेन रुई ने धुंध में लिपटे पुनरुत्थान के फव्वारे को प्रणाम किया। धुंध तेजी से एक धुंधली औरत में बदल गई जो रहस्यमय और अलौकिक लग रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और एक हल्की सी चमक दिखाई दी। जब चेन रुई ने उस उदास नज़र से देखा तो उसे लगा कि उसकी शक्ति तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल गई है और वह चौंक गया। उसने तुरंत दुष्ट शिष्य की शक्ति को सक्रिय कर दिया ताकि वंचित शक्ति को हटाया जा सके। बुरा नहीं, महिला ने प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ अपनी मधुर आवाज़ सुनाई। हालांकि तुम्हारा दुष्ट शिष्य सारियल से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके और भी जादुई उपयोग हैं। जब सारियल ने दुष्ट चंद्र चिन्ह को सक्रिय किया तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी असामान्यता घटित होगी। चेन रुई ने पायथन की प्रशंसा के पीछे छिपे अर्थ को सुना। मैं सारियल जैसी गलती नहीं करूंगा और आपको कोई भी जल्दबाजी में विचार नहीं करना चाहिए। मैडम ने ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर दी है। दरअसल क्योंकि मेरी आत्मिक शक्ति कुछ खास है और इस बार दुष्ट शिष्य की असामान्यता बस एक संयोग थी। इसकी वजह से मैंने लगभग अपना शरीर और आत्मा खो दी थी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे आज भी एक डर सताता है। किस्मत भी एक ताकत है। पायथन ने इस विषय पर आगे बात नहीं की। उसका स्वर बदल गया। क्या तुम्हें इस बार हमारी मंजिल पता है? चेन रुई ने बनावटी स्तब्धता का दिखावा नहीं किया बल्कि जवाब दिया। मैडम ने एक बार कहा था कि शैतान माइकल और अन्य लोगों की नकल करके विनाश की पुस्तक इकट्ठा करना चाहता था, दानव क्षेत्र के सभी महाशक्तियों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और देवताओं की आस्था चुराने के लिए डार्क डिविनिटी मंदिर बनाना चाहता था ताकि वह देवत्व को संघनित करके देवता बनने के मार्ग पर चल सके। तो क्या इस बार हमारी मंजिल पवित्र प्रकाश पर्वत, पवित्र चर्च का केंद्र है? हाँ, सृष्टि की पुस्तक पवित्र प्रकाश पर्वत के शीर्ष पर प्रकाश दिव्यता मंदिर में है। पायथन ने उसे गहराई से देखा। क्या आप पवित्र प्रकाश पर्वत से परिचित हैं? मैंने उस समय एक बार पवित्र प्रकाश पर्वत के पवित्र प्रकाश नगर का दौरा किया था। चेन रुई ने गहरी सांस ली। दरअसल मैं भी इंसान हूँ। मैडम को ये पहले से ही पता होना चाहिए। पायथन ने अपनी आंखें झपकते हुए हल्के से सिर हिलाया। चेन रुई बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घूरता रहा। उसकी निगाहों में एक तीखी रोशनी दिखाई दे रही थी। मैडम, दानव लोक जाने का मेरा मूल उद्देश्य शक्ति का अनुभव करना था, लेकिन संयोग से मेरी मुलाकात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला से हो गई, इसलिए मैं दानव लोक में ही रहने की योजना बना रहा हूँ। मैंने पवित्र प्रकाश पर्वत की इस यात्रा के लिए सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर ली है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण है और वह है दानव लोक में वापसी। चेन रुई का मतलब बिल्कुल साफ था। हालांकि मुझे चिंताएं हैं, फिर भी मैंने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। ज़्यादा से ज़्यादा हम साथ साथ मरेंगे। दोनों पक्षों की ताकत के अंतर को देखते हुए उसके साथ नाश होना बेतुका था, लेकिन इस बार मंजिल पवित्र प्रकाश पर्वत थी। कुछ खास परिस्थितियों में साथ साथ नाश होने की संभावना अभी भी मौजूद थी। चूंकि तुमने इतनी खुलकर कह दिया है तो मैं तुम्हें अपने दिल के संशय भी बता दूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कहीं तुम मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे हो। पाइथन ने कोमलता से मुस्कुराया, लेकिन चेन रुई उसकी हंसी में उदासी की एक झलक साफ सुन सकता था। अगर तुम मेरे नियंत्रण से छुटकारा पाना चाहते हो तो यह एक बहुत कारगर तरीका है। इसलिए हमें आपसी अविश्वास के बिना दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा लाभ उठाने का एक तरीका चाहिए, जैसे मास्टर अधीनस्थ अनुबंध। चेन रुई ने उत्तर दिया। स्वामी सेवक अनुबंध में स्वामी एक निश्चित कीमत पर अधीनस्थ को मार सकता था, जबकि स्वामी अधीनस्थ अनुबंध अलग था। स्वामी अधीनस्थ को नहीं मार सकता था, लेकिन अनुबंध की शक्ति के साथ अधीनस्थ को वफादार होना चाहिए और स्वामी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पायथन ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की, जबकि चेन रुई ने फिर से कहा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए जिसे संभवतः सृष्टि की पुस्तक के साथ रखा जाएगा। यह क्या है? दानव क्षेत्र की 7 कलाकृतियों में से एक, ब्रीज शैडो बूट्स। ब्रीज शैडो बूट्स? पायथन थोड़ा हैरान हुआ। विंड बैज वास्तव में लाइट डिविनिटी मंदिर में है। चेन रुई ने विंड बैज शब्द पहली बार नहीं सुना था। उसने सिर हिलाया। करीब 100 साल पहले किसी इंसान ने मेरी पत्नी से ब्रीज शैडो बूट्स चुरा लिए थे, जिससे बेल्फेगोर शाही परिवार लगभग खत्म हो गया था और मैंने उसे वापस दिलाने में मदद करने की कसम खाई थी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैडम मेरी बात मान लेंगी। केवल समान लक्ष्यों और आवश्यकताओं के साथ ही पायथन अधिक सहज हो सकता है। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि आपने जो पहले कहा था वह कुछ हद तक गलत हो सकता है, लेकिन ये शब्द सचमुच सच हैं। पाइथन मुस्कुराई और उसके हाथ में आत्मिक शक्ति का एक अनुबंध प्रकट हुआ। मैं तुमसे वादा करती हूँ। खैर, ब्रीज शैडो बूट्स मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। अभी स्वामी अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। चेन रुई ने अनुबंध देखा, फिर अपनी आत्मा की शक्ति जोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के चेन रुई के नाम पर हस्ताक्षर कर दिए।
पायथन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बारीकियां जानता था। अगर वह कोई और नाम इस्तेमाल करता तो शक होता, लेकिन इस दुनिया में चेन रूई भी एक छद्म नाम था। आपकी आत्मिक शक्ति कुछ खास लगती है। पायथन के हस्ताक्षर करने के बाद अनुबंध पर लिखे दोनों नाम चमक उठे, जिससे पता चला कि यह प्रभावी हो गया है। फिर अनुबंध गायब हो गया। उसी साल जब उसने पवित्र लेडी यूडोरा के साथ एक स्वामी अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, तब भी उसे ऐसे ही शब्द सुनने को मिले थे। इसी तरह चेन रूई के लिए भी यह अनुबंध बस एक आध्यात्मिक बंधन था जिसे आभा की कीमत पर आसानी से रद्द किया जा सकता था। वह जानता था कि पाइथन में यूडोरा से कहीं बेहतर सुपरसेंसिंग क्षमता है, इसलिए उससे पहले किसी भी स्थिति से बचने के लिए उसने जानबूझकर दुष्ट शिष्य को कारण बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी आत्मिक शक्ति विशेष है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने परीक्षा आसानी से पास कर ली। मास्टर अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों पक्षों के बीच का माहौल काफी हद तक शांत हो गया और पायथन ने स्पष्ट रूप से अपनी अधिकांश सतर्कता कम कर दी। मैडम, जहां तक मुझे पता है, पवित्र प्रकाश पर्वत आमतौर पर तीर्थयात्रियों के लिए हर दिन टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलता है ताकि वे पवित्र प्रकाश पर्वत में पूजा करने के लिए प्रवेश कर सकें, और बाद में इसे विभिन्न कारणों से हर 7 दिनों में बदल दिया गया और जांच अधिक सख्त है। ये यांगशाओ साम्राज्य से संबंधित गार्डन सिटी है जो पवित्र प्रकाश पर्वत से बहुत दूर है। हमें पहले यांगशाओ राजधानी जाना होगा, फिर राजधानी से ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य तक, और फिर ड्रैगन सम्राट साम्राज्य के पश्चिम में ड्रैगन विंग सिटी से गुजरना होगा। उसके बाद हम टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग व्हाइट क्लिफ तक करते हैं जहां पवित्र प्रकाश पर्वत है। चेन रूई को मानव जगत की खुफिया जानकारी यहाँ की पिछली यात्राओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि शूरा के अवतार से भी मिली थी। उसने यहाँ एक चालबाजी भी की। सबसे तेज रास्ता ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित ड्रैगन टूथ सिटी होना चाहिए। ड्रैगन टूथ सिटी में व्हाइट क्लिफ के लिए एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। उसने पश्चिम में ड्रैगन विंग सिटी का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि वह सैमुअल और केम्प्लॉट परिवार की स्थिति को समझने के लिए ड्रैगन ब्राइट की राजधानी एरो दिशा में रुकना चाहता था। भले ही समय कम हो, लेकिन सबसे पहले सैमुअल की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दरअसल तीर्थयात्रा के सुधार का दोषी वह खुद था। स्नोडाल लेक ट्री की चोरी ने पूरे चर्च के ऊपरी स्तरों को झकझोर दिया, इसलिए उन्होंने व्हाइट क्लिफ की सतर्कता को और बढ़ा दिया। हालांकि पायथन की संवेदन क्षमता शक्तिशाली थी, फिर भी सब कुछ छिपाना असंभव था। दुष्ट शिष्य की परिरक्षण शक्ति और अनुबंध की गारंटी के साथ उसे कोई संदेह नहीं था। बहुत अच्छा, तो हम पहले यांगशाओ राजधानी जाएंगे। निश्चिंत रहो, हमारा मुख्य उद्देश्य घुसपैठ करना है। जब तक तुम्हारा सामना 3 महादूतों से नहीं होता, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से ले जाऊंगा और दानव लोक में वापस भेज दूंगा। बोलने के बाद अजगर धुएं में बदल गया और चेन रूई की कलाई पर 6 सितारा छाप पर लौट आया। 10 दिन बाद चेन रूई ड्रैगन ब्राइट कैपिटल येरो दिशा की सड़कों पर दिखाई दिया। ड्रैगन ब्राइट एम्पायर का ड्रैगन के साथ बहुत करीबी रिश्ता था और मानव जगत में एकमात्र असली ड्रैगन नाइट लीजन भी उनके पास ही था। ड्रैगन भाषा में येरो दिशा का अर्थ चमकता हुआ खजाना होता है। येरो दिशा मानव जाति के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक था। ये भव्य और समृद्ध शहर ड्रैगन सोल साम्राज्य का राजनीतिक, सैन्य और वाणिज्यिक केंद्र भी था। यहाँ तक कि दानव साम्राज्य की सबसे उन्नत फॉलन एंजल राजधानी भी येरो दिशा से कमतर थी। चेन रूई दूसरी बार येरो दिशा आया था। चौड़ी सड़कों, इमारतों और अंतहीन भीड़ को देखकर उसके दिल में एक खोया हुआ अजीब एहसास उमड़ पड़ा। आथ, तुम्हारा घर यहीं है। येरो दिशा पहुंचते ही उसने सबसे पहले ड्रैगन विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे के खुलने का समय पूछा। यह पायथन को दिखाने के लिए था। पूछताछ के बाद ही उसे पता चला कि ड्रैगन विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे का खुलने का समय 6 दिन बाद था और वहां पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। आज देर हो रही थी। चेन रूई ने येरो दिशा में एक होटल ढूंढ लिया। रात में वाइन पवेलियन में वाइन पीते हुए उसने केम्प्लॉट परिवार सहित हाल ही में घटित कुछ घटनाओं के बारे में सुना। केम्प्लॉट परिवार कभी ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के कई क्षेत्रों में शीर्ष व्यापारिक परिवार था। उनकी अपार संपत्ति के कारण कई लोग केम्प्लॉट परिवार से ईर्ष्या भी करते थे। गोल्डन एस्टेट के शासक, तीसरे राजकुमार आर्थर, जिनके प्रति वे वफादार थे, के गायब होने के बाद प्रतिनिधि स्वामी, दूसरे राजकुमार गारफील्ड ने उन्हें बार बार दबाया और फंसाया था, जिससे वे एक विकट स्थिति में फंस गए थे। केम्प्लॉट परिवार के दूसरे बेटे सैमुअल के जन्म के बाद उसने शीर्ष प्रतिभाशाली तलवारबाज पॉल को हराया, फिलिप परिवार की सबसे बड़ी बेटी जोआना से शादी की और ड्रैगन वैली परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर ड्रैगन नाइट लीजन का सदस्य बन गया। उसने बहुत योगदान दिया और लेक्स द ग्रेट की प्रशंसा अर्जित की। सैमुअल के पिता कार्लो को भी मूल उपनिदेशक से वित्त मामलों के विभाग का निदेशक बनाकर पदोन्नत किया गया और वे 2 परिषदों और 3 विभागों के 5 नेताओं में से एक बन गए। पूरे केम्प्लॉट परिवार को फिर से पुनरुत्थान की आशा दिखाई दी। मानव जगत में हर 3 साल में आयोजित होने वाला व्यापार मेला 2 महीने बाद शुरू होने वाला है।
इस साल ये ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के दक्षिण में स्थित दूसरे सबसे बड़े शहर ड्रैगन डैमनोर सिटी में आयोजित होगा। हालांकि इस मोड़ पर दो बड़ी घटनाएं घटीं। पहली यह कि साम्राज्य के कई प्रमुख वाणिज्य मंडलों ने संयुक्त रूप से वित्त मामलों के विभाग के निदेशक कार्लो पर विभिन्न स्थानों पर वाणिज्य मंडलों को दबाने के लिए बेईमान तरीकों का इस्तेमाल करने और यहां तक कि निजी और पारिवारिक स्वार्थों के लिए पैसे के लिए लोगों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। उन्होंने बड़ी संख्या में अपराधों के कई ठोस सबूत पेश किए और लेक्स द ग्रेट से उसे कड़ी सजा देने की मांग की। ये देखकर कि व्यापार मेला लगने वाला था, फिर भी ऐसी घटना घटी। दूसरे राजकुमार गारफील्ड ने मौके का फायदा उठाकर आग भड़का दी। लेक्स द ग्रेट बेहद गुस्से में था। अगर चौथे राजकुमार ल्यूक की सुरक्षा न होती तो कार्लो के परिवार पर छापा मारकर उसका सिर कलम कर दिया जाता। अब उसे अपराधियों की जेल में डाल दिया गया था। दूसरी बड़ी घटना ये थी कि सैमुअल, जो खबर सुनकर वापस लौटा था, अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे राजकुमार गारफील्ड की हत्या करना चाहता था। उसे ड्रैगन नाइट लीजन के नेता फैग्रिस ने मौके पर ही पकड़ लिया और थंडर जेल में कैद कर दिया, जहां शक्तिशाली लोगों को कैद किया जाता था। इन दो घटनाओं ने केम्प्लॉट परिवार को लगभग तहस-नहस कर दिया। उस समय परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों पर सेना की नज़र थी। यहाँ तक कि सबसे करीबी ससुराल वालों फिलिप परिवार को भी उनसे अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और जोआना को जबरन परिवार के पास वापस ले जाया गया। वह सैमुअल को बचाने के लिए अकेले में इधर उधर भागती रही, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। चेन रूई कार्लो के व्यक्तित्व से वाकिफ नहीं था, लेकिन सैमुअल के बारे में उसे अच्छी तरह पता था। सैमुअल कोई नासमझ बदमाश तो नहीं है, वह जरूर किसी जाल में फंसा होगा। इस बात को देखते हुए कि ड्रैगन सम्राट ने शाही परिवार के अंदरूनी कलह में दखल न देने के आधार पर स्वतः ड्रैगन एंडलू के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह मामला निश्चित रूप से आसान नहीं है। खैर, मुझे आज रात थंडर जेल जाना है। अध्याय 922 बुजुर्ग का आगमन। रात में थंडर जेल हॉल। लाल ड्रैगन डिमायारो कुर्सी पर पीछे झुक गया और जम्हाई लेने लगा। उसने बिना किसी बात के हाथ में रखे जूस का एक घूंट लिया। जितना ज्यादा वह पीता गया, उतनी ही ज्यादा बोरियत महसूस होने लगी। उसने बोतल, जिसमें आधा जूस बचा था, कूड़ेदान में फेंक दी, जो हॉल के कोने में ठीक 20 मीटर दूर था। थंडर जेल के सर्वोच्च संरक्षक के रूप में ये यहाँ के कुछ मनोरंजनों में से एक था। थंडर जेल कोई साधारण जेल नहीं थी, बल्कि शहर के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित संत शक्ति संपन्नों के लिए विशेष रूप से स्थापित एक कारावास स्थल था। इसकी सुरक्षा न केवल बड़ी संख्या में कुलीन सेनाओं द्वारा की जाती थी, बल्कि ड्रैगन नाइट सेना के शक्ति संपन्नों द्वारा भी की जाती थी। इस जादुई घेरे को अभेद्य कहा जा सकता है। हालांकि कैद किए गए ज्यादातर लोग संत स्तर के शक्तिशाली लोग थे, लेकिन लगभग पूर्ण सुरक्षा के कारण पहरेदारों के लिए ये काम वाकई बहुत आसान था। लेकिन लंबी उम्र वाले और आज़ाद रहना पसंद करने वाले ड्रैगन के लिए ये काम वाकई एक बोझिल काम था। वे दिन भर अपनी पसंदीदा ड्रैगन फ्रूट वाइन नहीं पी सकते थे, क्रिस्टल सिक्कों के ढेर में अपनी पसंदीदा धन वर्षा नहीं कर सकते थे, वे कपड़े बदलती सुंदरियों को नहीं देख सकते थे, यहाँ तक कि ड्रैगन का शरीर धारण करके आराम से आकाश में पंख नहीं फैला सकते थे। बहुत सारी पाबंदियां थीं। आज के ड्राफिंग के दिनों की तुलना में ड्रैगन वैली का सुखी जीवन बस ड्रैगन भगवान जैसा आनंद था। निराशाजनक बात यह थी कि अगले ड्रैगन के आने में अभी 3 महीने बाकी थे और हर मिनट यातना जैसा था। अचानक डिमायारो चौंक गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उसके और ड्रैगन शिलालेख के बीच के सभी संबंध एक पल में पूरी तरह से टूट गए थे। सर्वोच्च रक्षक के पास एक विशेष आत्मा अपवर्तन था जो थंडर जेल के केंद्र में ड्रैगन शिलालेख रक्षा संरचना से जुड़ा था। वह शिलालेख संरचना में दिखाई देने वाली सभी असामान्यताओं को भांप सकता था। थंडर जेल के केंद्र क्षेत्र में शिलालेख संरचना की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। कोई महाशक्ति भी चुपचाप अंदर नहीं घुस सकती थी। अब वास्तव में सभी संबंध टूट चुके थे, जिसका अर्थ था कि ड्रैगन शिलालेख संरचना में दरार पड़ गई थी। पलक झपकते ही चुपचाप सब कुछ तोड़ देना, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बल से हो सके। उस व्यक्ति के पास अत्यंत गहन ड्रैगन शिलालेख सिद्धियां होनी चाहिए। मुझे डर है कि ड्रैगन घाटी के महान एल्डमेरिया भी इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे बाहर बहुत सन्नाटा लग रहा है। क्या इस सन्नाटे का मतलब है कि सारे सुरक्षा कवच? डिमायारो ठंडे पसीने से भीग गया था। ओह, तुमने सचमुच शिलालेख के गायब होने पर ध्यान दिया। क्या तुमने आत्मा अपवर्तन का प्रयोग किया था? जब पीछे से एक अजीब सी आवाज आई तो डिमायारो के रोंगटे खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जलने लगा। लाल रंग की तेज रोशनी ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरी ताकत से वार किया। आग तुरंत एक मुट्ठी भर आग के गोले में बदल गई जो एक हाथ की उंगलियों पर किसी हानिरहित लौ की तरह तैर रहा था। उंगली के हल्के थपथपाने से वह बुझ गया। डिमायारो का दिल अचानक बैठ गया। वह ड्रैगन की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक था और उसकी ताकत राज्य में प्रवेश करने वाली थी। हालांकि उसके सामने दुश्मन ने जो ताकत दिखाई वह राज्य के स्तर से कहीं ज्यादा थी।
वह उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। छोटे दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उस आदमी ने एक मुखौटा पहना हुआ था जिससे सिर्फ उसकी नाक दिखाई दे रही थी, इसलिए वह अपना चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। और मैंने बाहर किसी को नहीं मारा, मैंने बस पास के ड्रैगन शिलालेख को एक भ्रामक सरणी में बदल दिया है ताकि वे यहाँ की हलचल का पता न लगा सकें। माफ़ कीजिए, क्या मैं एल्डर की पहचान जान सकता हूँ? दिमायारो ने हिचकिचाते हुए पूछा। इस तरह का ड्रैगन शिलालेख सिर्फ ड्रैगन ही प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें एक वरिष्ठ एल्डर स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। कई एल्डर्स आमतौर पर बंद कमरे में प्रशिक्षण देते हैं जब तक कि वह एल्डर काउंसिल जैसा कुछ न हो। ड्रैगन वैली के विशालकाय ड्रैगन ने भी शायद सभी एल्डर्स, खासकर युवा पीढ़ी को नहीं देखा होगा। हे, इतना मत पूछो छोटे दोस्त। मुझे पेलिन परिवार के छोटे एंडेलू ने सैमुअल नाम के एक ड्रैगन सवार को देखने और उससे कुछ बातें करने के लिए कहा था। ये नकाबपोश व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चेनरुई था और दिमायारो उसकी उम्र से कम कई हजार गुना बड़ा था। छोटा आदमी, नाम वास्तव में बहुत भ्रामक था, लेकिन दिमायारो को कोई संदेह नहीं था। इसके बजाय उसे अचानक कुछ समझ आया, ये छोटा एंडेलू निकला। कोई आश्चर्य नहीं। ओह, चूंकि बड़े साहब के लिए ये कहना असुविधाजनक है, इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। चेनरुई ने थंडर जेल की इस यात्रा के लिए पायाथन को आसानी से मना लिया। दरअसल पायाथन को इसकी वजहों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने तो बस एक सुप्तावस्था में जाने का फैसला किया जिससे उसकी इंद्रियां बंद हो गईं। खैर, उन्होंने एक स्वामी अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दोनों के बीच ताकत के अंतर को देखते हुए, जब तक वह अनुबंध रद्द नहीं करती, चेनरुई उसे धोखा नहीं दे सकती थी। पायथन के निश्चिंत होने का यही सबसे बड़ा कारण था। दरअसल पायथन के नज़रिए से देवताओं के सबसे करीबी महाशक्तिशाली लोगों की साधारण ताकत की तुलना में आम लोग बस बेमतलब चींटियां थे। ताकत के अलावा बाकी सब बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। कोई भी शिकायत या तुच्छ बातें बस बेतुकी बातें थीं। कई महाशक्तिशाली लोगों, खासकर अर्ध देवता से ऊपर के महाशक्तिशाली लोगों की भी यही आम मानसिकता थी। छोटे लाल अजगर, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर कि दूसरे पक्ष ने उसे एक नज़र में लाल ड्रैगन के रूप में पहचान लिया है, दिमायारो को कोई संदेह नहीं था। दिमायारो ने सर एल्डर को देखा है। तो फिर दिमायारो, मुझे उस ड्रैगन सवार से मिलवाओ जिसके बारे में लिटिल एंडेलू लगातार बात करता रहता है। बड़े साहब, कृपया इस तरफ आइए। दिमायारो बिना किसी हिचकिचाहट के चेनरुई को सामने के रास्ते पर ले गया। दिमायारो का स्टेशन पहले से ही थंडर जेल का अंतिम स्तर था, जो कि जादू के घेरे द्वारा संरक्षित पिंजरे का क्षेत्र था और इसकी रखवाली करने के लिए कोई गार्ड नहीं था। थंडर जेल दरअसल एक विशाल कैदखाने का जादुई जाल था। हर जेल एक उप जादुई घेरा था जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक बार कोई साधारण शक्ति संपन्न यहाँ कैद हो जाए तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता। जेल के अंदर बिजली की गड़गड़ाहट से घिरा एक जादू था, इसलिए अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देती थीं। जो लोग उससे परिचित नहीं थे उन्हें पता ही नहीं था कि कैदियों को कहाँ रखा जाता है। दिमायारो ने चेनरुई को एक जादू में ले लिया जो एक पिंजरा था। महाशय, यही वो जगह है। अभी जो जादू किया गया है वह अंदर की सभी छवियों और ध्वनियों को अलग कर सकता है, इसलिए महाशय बाद में निश्चिंत होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। चेनरुई ने सैमुअल को पिंजरे में देखा। वह जमीन पर एक मरे हुए आदमी की तरह पड़ा था। सैमुअल के शरीर पर कई जख्मी निशान थे। वह एक खोखला खोल सा लग रहा था और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। अगर उसकी आंखें थोड़ी खुली न होती और सांसें धीमी न होती तो चेनरुई को लगता कि वह मर गया है। चेनरुई ने भौहें चढ़ाईं, उसकी चोट। क्या बात है? दिमायारो ने जल्दी से समझाया, मुझे गलत मत समझिए महोदय। मैंने ड्रैगन सवार पर हमला नहीं किया था। जब उसे लीजन कमांडर फैग्रियस ने पकड़ लिया था तब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर दूसरे राजकुमार गाफील्ड ने गोल्डन नाइट ट्रिनिस को उसके अंग तोड़ने के लिए भेजा। चेनरुई की आंखों में एक उग्र और ठंडी रोशनी चमक उठी। दरवाजा खोलो। दिमायारो को जैसे ही जानलेवा इरादे का एहसास हुआ, वह कांप उठा। उसने जल्दी से पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए जादुई चाबी निकाली और झुककर कहा, महाशय कृपया अपनी मदद कीजिए। मैं पहले हॉल में जाकर पहरा दूंगा ताकि कोई अंदर न आ सके। लाल अजगर होशियार था। वह जानता था कि सर एल्डर सैमुअल की गंभीर चोट से नाखुश हैं, इसलिए उसने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। अगर सर एल्डर जेल से भागना भी चाहते तो भी उनकी ताकत उन्हें रोक नहीं पाती, इसलिए बेहतर होगा कि वह उन पर एक एहसान कर दें। दिमायारो के जाने के बाद चेनरुई जल्दी से पिंजरे में घुसा। भयानक घावों को देखकर उसकी आंखों में जानलेवा आभा और भी ज्यादा क्रूर हो गई। उसने तुरंत सैमुअल की टूटी हड्डी जोड़ने में मदद की, उपचार के लिए औषधि और दवा निकाली और उसे अंदर और बाहर लगाया। विश्लेषणात्मक आंखों की मदद के बावजूद हड्डियों को जोड़ते समय सैमुअल दर्द से पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने चुपचाप अपने दांत पीस लिए। औषधि के प्रभाव से सैमुअल का चेहरा आखिरकार निखर गया, लेकिन अंदरूनी चोट और स्फूर्ति तुरंत ठीक नहीं हो सकी।
उसने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया सर, बड़े साहब। ऐसा लग रहा था कि सैमुअल ने अभी अभी डिमायारो को सुना था और उसे ड्रैगन घाटी का एक बुजुर्ग भी माना था। चेन रूई ने दुष्ट शिष्य और गहन विश्लेषण से जांच करने की कोशिश की और पाया कि पाइथन निस्संदेह शीतनिद्रा अवस्था में था। सुरक्षा की दृष्टि से उसने ध्यान से उस निशान को दुष्ट शिष्य की शक्ति से लपेट दिया। फिर वह बोला, तुम और केम्प्लॉट परिवार इस स्थिति में कैसे पहुंच गए? सैमुअल उस जानी पहचानी आवाज से चौंक गया। उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव था। तुम? यह मैं हूं, सैमुअल। चेन रूई ने मुखौटा उतार दिया, जिससे आथक का असली चेहरा सामने आ गया। महाराज, आप सचमुच यहाँ आए? सैमुअल बेहद भावुक था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन रूई ने उसे रोक दिया। तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है, पहले लेट जाओ और आराम करो। यह मेरा आदेश है। सैमुअल ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से आपके पदचिन्हों पर चलना चाहता था, लेकिन हर बार जब भी महामहिम सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मेरे पास आते थे। मुझे बताओ पहले क्या हुआ? इसकी शुरुआत मेरे पिता कार्लो से हुई। सैमुएल ने शर्मिंदगी दिखाते हुए आह भरी, चून की तीसरे राजकुमार गारफील्ड ने मुझे दबाया और सताया है, और महाराज ने मुझे महाराज के अस्तित्व की खबर न बताने का आदेश दिया है, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। पिताजी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने चौथे राजकुमार ल्यूक के झांसे में आकर यह सब किया। तुम्हें और तुम्हारे पिता को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। परिवार का पालन पोषण करना बाहरी लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और इतने साल हो गए हैं। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया। तो क्या तथाकथित संयुक्त आरोप गारफील्ड की योजना है? हाँ, मेरे पिता ने पूरे परिवार का भरण पोषण करने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने कई वर्षों तक एक वित्तीय सचिव के रूप में काम किया। ये कहना असंभव है कि वह पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना सनसनीखेज नहीं है जितना कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया है। वास्तव में उस मंडली में मूल रूप से कोई साफ सुथरा व्यक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में, साफ सुथरे लोग उस मंडली में आ ही नहीं सकते। ये गारफील्ड की चाल है। हालांकि इस बार मेरे पिता ने वास्तव में एक गलत आलोचनात्मक कदम उठाया। अगर यह अतीत में होता, भले ही ये किसी व्यापार मेले के मौके पर होता, तो महामहिम लेक्स की इतनी हिंसक प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके अलावा महामहिम की बुद्धिमत्ता के साथ यह असंभव है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ न देखी हो। इस निर्णय का कारण ये होना चाहिए कि वह चौथे राजकुमार ल्यूक का समर्थन करने के पिता के फैसले से बहुत असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने यह अवसर लिया। उद्धरण चिन्ह। चेन रूई ने सिर हिलाया। ड्रैगन सम्राट पैग्रिस को बहुत पहले से पता था कि यह मामला शाही परिवार के अंदरूनी कलह से जुड़ा है, और उन्होंने लेक से जरूर बात की होगी। गारफील्ड इतने सालों से केम्प्लॉट परिवार का दमन कर रहा है। लेक्स ये बात अच्छी तरह जानता था और आमतौर पर इसे नज़रअंदाज कर देता या मामले को तूल नहीं देता। इस बार कार्लो पर की गई निर्मम कार्रवाई साफ तौर पर इस स्थिति का फायदा उठा रही है। लेक्स के मूल लेआउट में केम्प्लॉट परिवार एक बहुत ही शानदार स्थिति में होना चाहिए था, जो राजकुमारों और पूरी स्थिति के बीच संतुलन की भूमिका निभा सके। अब कार्लो ने परिवार की दुर्दशा को उलटने के लिए चौथे राजकुमार ल्यूक की ओर रुख किया है, जो इस संतुलन को बिगाड़ने के बराबर है। यही कारण है कि लेक्स द ग्रेट ने केम्प्लॉट परिवार पर कड़ा प्रहार किया, जो एक दर्दनाक याद भी दिलाता है। चेन रूई को दानव लोक में प्रशिक्षण मिला था, इसलिए वह पहले से ही एक अनुभवी योद्धा था और उसकी राजनीतिक समझ बहुत संवेदनशील थी। अगर सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक रहा, तो कार्लो और केम्प्लॉट परिवार को खतरे में नहीं होना चाहिए। तूफान के बाद भविष्य में फिर से इस्तेमाल करने का मौका मिलने की संभावना है, लेकिन निस्संदेह उसकी हैसियत बहुत कम हो जाएगी। अगर कार्लो जिद्दी रहा और केम्प्लॉट परिवार पहले की तरह संतुलन की भूमिका नहीं निभा पाया, तो लेक्स द ग्रेट केम्प्लॉट परिवार को पूरी तरह से त्याग देगा। आपने गारफील्ड की हत्या का प्रयास किया, वास्तव में क्या हुआ? मेरा गंतव्य मूल रूप से रॉयल पैलेस था, जो गारफील्ड की भी एक दुर्भावनापूर्ण योजना थी। उसने मुझे वहां फंसाने के लिए एक जाल बिछाया, जिससे ये भ्रम पैदा हुआ कि मैं अपने पिता को बचाने के लिए लेक्स द ग्रेट को डराने या उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा हूं। नतीजतन मुझे समय रहते पता चल गया और मैं वहां से निकल गया। चेन रूई को वाटर मार्जिन में लिनचोंग के गलती से व्हाइट टाइगर हॉल में घुस जाने की कहानी याद आ गई, जो बिल्कुल गारफील्ड की चाल जैसी ही थी। शुक्र है कि सैमुअल लिनचोंग नहीं था, लेकिन गारफील्ड की हत्या का क्या हुआ? जैसे ही मैं सावधानीपूर्वक शियोन पैलेस के फूलों के बगीचे की ओर पीछे हटा, मैंने देखा कि गारफील्ड का वह कमीना वास्तव में महारानी वेरोनिका को जबरन परेशान करना चाहता था। वेरोनिका नाम सुनते ही चेन रूई की आत्मा में अचानक हलचल मच गई। उसके मन में उदासी और कोमलता के स्पर्श से भरी गहरी और खूबसूरत आंखें उभर आईं। गारफील्ड जबरन परेशान करना चाहता है। चेन रूई की आत्मा में एक अकथनीय क्रोध था और वह गारफील्ड को टुकड़ों में तोड़ देना चाहता था। चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने गारफील्ड को तुरंत रोक दिया। महारानी वेरोनिका को कोई चोट नहीं आई। मैंने न केवल दूसरे राजकुमार को पीटा, बल्कि मैंने डॉन एक्सटिंक्शन का इस्तेमाल चुपचाप उसके पेट पर हमला करने के लिए भी किया।
अगर वह भविष्य में इस चोट से उबर भी जाता है तो भी उसके लिए एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा वापस पाना मुश्किल होगा। मुझे डर है कि शाही महारानी द्वितीय राजकुमार ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, वरना मेरे अंगों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। सैमुअल खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था और उसे अपनी गंभीर चोट की कीमत की जरा भी परवाह नहीं थी। बल्कि उसे लगा कि वेरोनिका की सुरक्षा और गारफील्ड के खिलाफ साजिश के लिए ये सब करना वाजिब था। चेन रूई ने गहरी सांस ली, शांत हुई और अचानक उसे समझ में आ गया कि सैमुअल ने गारफील्ड की हत्या क्यों की। इस तरह की निष्ठा के साथ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे, रोए या आह भरे। अध्याय 923 सफ़ेद चट्टान। रिंग असामान्यता। चेन रूई अब समझ गया था कि सैमुअल ने इस बार गारफील्ड की लापरवाही से हत्या क्यों की। इसका सीधा संबंध उससे, राजकुमार आर्थर से था। अगर सैमुअल उसे अपना गुरु न समझता तो वह वेरोनिका, जिसे आर्थर चाहता था, की रक्षा के लिए ऐसे नाजुक मोड़ पर गारफील्ड पर हमला न करता। मेरे साथ आओ, यहाँ से निकलते हैं। चेन रूई ने चुपके से आह भरी और चारों ओर देखा। ड्रैगन वैली में एंडलू नाम का एक छोटा सा आदमी है जो तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। मुझे उसी से पता चला है कि तुम्हारे और केम्प्लॉट परिवार के साथ कुछ हुआ है। मैं तुम्हें वहां से निकालने के लिए एक ड्रैगन एल्डर बनकर आ सकता हूं ताकि लेक्स द ग्रेट उसका ज्यादा पीछा न कर सके और उसे जाने दे। मुझे डर है कि इस बार मैं आपकी महारानी की दयालुता को निराश कर दूंगा। सैमुअल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। गारफील्ड की घटना में शाही परिवार का चेहरा शामिल है, साथ ही केम्प्लॉट परिवार की वर्तमान दुर्दशा भी है। अगर मैं अभी आपकी महारानी के साथ चला गया तो केम्प्लॉट परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। गारफील्ड की क्रूरता को कम मत आंको। चिंता मत कीजिए महाराज, ये भी एक तरह का प्रशिक्षण है। इस महीने आगामी व्यापार मेले के कारण मैं अभी भी सुरक्षित रहूंगा। दरअसल इस दौरान मैंने क्षेत्र को समझने में एक नई सफलता हासिल की है। मैं अपने गुरु द्वारा सिखाई गई अस्थि विसर्जन तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ। इस गुप्त तकनीक के लिए शरीर का कष्ट केवल इच्छाशक्ति और आत्मा का चमकाना है। मुझे विश्वास है कि मुझे असली संत तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं असली संत तक पहुँच सकता हूँ, एक संत ड्रैगन सवार, तो मुझे विश्वास है कि महाराज को भी मुझे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कम से कम मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। चेन रूई जानता था कि सैमुअल की बातें पूरी तरह सच नहीं थीं, लेकिन अगर वह सीधे चला जाता तो उसे बेचैनी होती। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोला, कुछ समय पहले मैंने ड्रैगन वैली में अर्धदेव स्तर पर दो बुजुर्गों, गुएरोआज और स्टैनवेल को हराया था। सैमुअल ने अविश्वास के भाव से कहा, देव स्तर के महाशक्तिशाली महामहिम ने सचमुच उन्हें हरा दिया। मुझे याद है पिछली बार स्टॉर्म द्वीप पर महामहिम केवल राज्य स्तरीय महाशक्तिशाली से ही मुकाबला कर पाए थे। तो क्या अब भी तुम में मेरी अधीनस्थ बनने की निष्ठा, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है? ये वाक्य सुनकर सैमुअल चौंक गया। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा और उसने पूरी ताकत से पुकारा, हाँ। बहुत अच्छा सैमुअल। केम्प्लॉट, क्या तुम आर्थर के अधीनस्थ बनना चाहोगे? रोलांड उर्फ चेन रूई, चाहे मैं राजकुमार हूं या नहीं, चाहे मुझमें ताकत हो या नहीं। अपने सामने प्रकट हुए अनुबंध के प्रकाश को देखते हुए सैमुअल ने बलपूर्वक अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को सहारा दिया और आधा घुटने टेकने की मुद्रा बनाई। महाराज, मेरे स्वामी, आपके पदचिन्हों पर चलने में सक्षम होना मेरे लिए जीवन भर का सम्मान है। ठीक है, आश्चर्यचकित मत होइए और आगे क्या अनुभव होने वाला है, इसके बारे में कुछ मत पूछिए। गुरु अधीनस्थ अनुबंध पूरा करने के बाद चेन रूई ने आध्यात्मिक कड़ी के माध्यम से सैमुअल पर तुरंत तारा स्तरीय संवर्धन किया। उसने सैमुअल के शरीर में कानून के अंश की शक्ति का एक अंश समाहित कर दिया। सैमुअल को लगा जैसे उसकी ताकत सीलबंद हो गई है, लेकिन साथ ही एक अवर्णनीय और शक्तिशाली ताकत लगातार उसके शरीर में संकुचित हो रही थी, मानो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर और आत्मा को तपा रही हो। यह एक कोकून की तरह था। जब तक वह कोकून से बाहर निकल पाता, उसका पुनर्जन्म होता और उसकी ताकत अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच जाती। 1 महीने में आपकी शक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये पुनर्प्राप्ति, शोधन और बुनियादी संचय की एक बिल्कुल नई प्रक्रिया है। आपको समझ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सीमित समय के कारण एक चरण मैंने आगे बढ़ाया था, इसलिए प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन इसकी भरपाई का एक तरीका है। मैं भविष्य में आपको एक और स्टार पोजीशन दूंगा। चेन रूई ने जो अग्रिम चरण बताया वह लॉ फ्रैगमेंट के इनपुट को दर्शाता था। लॉ फ्रैगमेंट की शक्ति को अवशोषित करते हुए स्टार स्तरीय वृद्धि को समझना सचमुच थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन चेन रूई के पास एक से ज्यादा लॉ फ्रैगमेंट नहीं थे। जब सैमुअल संत दानव अधिपति स्तर तक पहुंच गया तो वह अवशोषण जारी रख सका। हैरान सैमुअल को देखते हुए चेन रूई हल्के से मुस्कुराई, मेरे अधीनस्थ संत स्तर पर्याप्त नहीं है। वास्तव में असली शक्ति के सामने संत कितना तुच्छ है। तुम्हारे लिए मेरा लक्ष्य सुपर स्तर है। तभी तुम्हें एहसास होगा कि यही असली शुरुआती बिंदु है। जी हाँ गुरुजी।
सैमुएल ने अपने मन में उत्साह और आश्चर्य को दबा लिया और आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। मुझे ज़रूरी काम है और मुझे येरो दिशा से तुरंत निकलना होगा। चूंकि व्यापार मेला जनवरी में लगेगा, इसलिए इस महीने आप अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे। मैं बाहर ड्रैगन को आपको परेशान होने से बचाने की कोशिश करने दूंगा। जब मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा तो मैं आपको और केम्प्लॉट परिवार को इस संकट से उबारने की कोशिश करूंगा। आपको उन लोगों से बदला लेना होगा जिन्होंने आपके पैर तोड़े हैं या आपको मार डाला है। गुरु, क्या आप चाहते हैं? सैमुअल की आंखें तुरंत आग की चमक से भर गईं। क्या महामहिम तृतीय राजकुमार, जो लंबे समय से गायब थे, आखिरकार साम्राज्य में वापस आ रहे हैं? चाहे वह कोई कीमिया का महागुरु हो या अर्धदेव स्तर का महाशक्तिशाली, उसकी पहचान पूरे ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य को झकझोर सकती है। गुरु के सामने गारफील्ड वगैरह बस तुच्छ चींटियां हैं। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। अंदाज़ा लगाना बंद करो, अब तुम्हें बस जल्दी करना है और बिना विचलित हुए समझना है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम तब तक संत तक भी नहीं पहुंचे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे मेरे पीछे आने की योग्यता रद्द कर दूंगा। हाँ, सैमुअल सतर्क था और उसने जल्दी से अपने विचारों पर काबू पा लिया। चेन रूई ने आगे कुछ नहीं कहा। जेल से निकलने से पहले उसने सैमुअल को कुछ चीज़ें ऑर्डर कीं। जब बाहर खड़े लाल अजगर ने महाशय को बाहर आते देखा तो वह जल्दी से उनसे मिलने गया। उसने सिर हिलाया और कहा, महाशय, इस महीने मैं नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे, समझे? चेन रूई के शब्दों से दुष्ट शिष्य की शक्ति का आभास हो चुका था। दिमायारो की रूह कांप उठी और उसने झट से आदेश मान लिया। दिमायारो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन शराब है। ये बहुत कीमती है, इसका आनंद धीरे धीरे लो। चेन रूई ने लाल ड्रैगन की ओर सुगंधित बाजरे की शराब की एक बोतल फेंकी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस बार एल्डर काउंसिल में मैडम मेरिया को शाही महारानी पगरिस और सभी बुजुर्गों का सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ। वह महान बुजुर्ग के रूप में सेवा करना जारी रखे हुए हैं। शाही महारानी ड्रैगन सम्राट ने भी ड्रैगन भगवान की कसम खाई है कि जब तक उनका शासन रहेगा, मैडम मेरिया हमेशा एल्डर काउंसिल की नेता और ड्रैगन्स की मार्गदर्शक रहेंगी। लाल अजगर अचंभित रह गया और उसका चेहरा थोड़ा और प्रसन्न हो गया। मेरिया का मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले एक कनिष्ठ के रूप में वह महान वृद्धपरी अजगर का समर्थक था। मेरिया की वापसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ। हालांकि यह नाम वृद्ध बहुत कंजूस है। शराब की इतनी घटिया बोतल को कीमती और बेहद बढ़िया शराब कहा जाता है। हालांकि लाल अजगर ने मन ही मन ऐसा सोचा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने बस शुक्रिया कहा। जब तुम ड्रैगन द्वीप लौटोगे तो सीधे रेनबो समिट जा सकते हो और असली इनाम या सज़ा के लिए महान एल्डर मेरिया को ढूंढ सकते हो, समझे? लाल अजगर समझ गया। सर एल्डर के पास इनाम और सज़ा का साफ फर्क है। अगर इस महीने कोई सैमुअल को परेशान करेगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। लगता है कि सुरक्षा का काम हर हाल में पूरा होना ही चाहिए। खैर, इस एकड़ ज़मीन का 1/3 हिस्सा मेरा है, मालिक लाल अजगर का। कोई इसे बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे ये सर एल्डर असल में ग्रेट एल्डर मेरिया के रिश्तेदार हैं। लगता है ये कोई सीनियर होंगे जो बंद कमरे में एकांत में ट्रेनिंग कर रहे होंगे। बड़े साहब के चले जाने के बाद दिमायारो ने शराब की बोतल खोली और उसे सूंघा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने पहले कभी इतनी तेज शराब की खुशबू नहीं सूंघी थी। एक घूंट पीते ही नशे में धुत दिमायारो को तुरंत गायब हुए सर एल्डर का अच्छा आभास हुआ। हे ड्रैगन गॉड, ये वाकई एक अनमोल और बेहद बढ़िया शराब है। थंडर जेल से निकलकर चेन रूई सीधे होटल वापस चला गया। अगले दिन वह ड्रैगन विंग सिटी जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। ड्रैगन विंग सिटी एक सैन्य गढ़ या ऐसा शहर था जहां ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का पवित्र चर्च का टेलीपोर्टेशन पॉइंट था। आमतौर पर यहां बड़ी संख्या में सेनाएं तैनात रहती थीं। इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से शहर की रक्षा करना और चर्च को ब्लैक डेथ फॉलोअर जैसे किसी पागलपंथी से बचाना था। बेशक कुछ अन्य कारणों का खुलासा नहीं किया गया। चेन रूई ड्रैगन विंग सिटी में 2 दिन रुके। उन्होंने एक आस्तिक का वेश धारण किया और प्रार्थना करने के लिए प्रकाश कक्ष में चले गए। इस दौरान उनकी मुलाकात कुछ ऐसे विश्वासियों से हुई जो इस बार पवित्र प्रकाश पर्वत की तीर्थयात्रा करने वाले थे। जिस दिन टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुला, उस दिन हॉल ऑफ लाइट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। ड्रैगन विंग सिटी के स्थानीय लोगों के अलावा और भी कई श्रद्धालु थे जो पूजा करने के लिए दूर दूर से आए थे। इस समय चेन रूई ने एक बड़ी दाढ़ी वाले आस्तिक को प्रकाश के हॉल में प्रतिस्थापित कर दिया था। उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश करने के लिए भक्ति बैच प्राप्त किया और समान विचारधारा वाले आस्तिकों के साथ घुल मिल गया। पिछली बार पैलाडिन के आकलन और पवित्र प्रकाश पर्वत के बंद होने के कारण ड्रैगन टूथ सिटी का टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक तरफा था, लेकिन इस बार ड्रैगन विंग सिटी का टेलीपोर्टेशन पोर्टल 2 तरफा था, जिसका मतलब था कि कोई भी स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा सकता था। चेन रूई ने बड़े समूह का अनुसरण किया और हॉल ऑफ लाइट के समर्पित टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक चला गया।
भक्ति बैच प्रवेश करने वाले विश्वासियों के लिए पहचान सत्यापन के समान था और यह बहुत मूल्यवान था। यह आमतौर पर केवल उन्हीं धर्मनिष्ठ विश्वासियों के पास होता था जिन्होंने बहुत अधिक संपत्ति दान की हो। बैज में विश्वासियों का थोड़ा सा रक्त एक कुंजी के रूप में लगा होता था जो इसे प्रमाणित करता था, लेकिन चेन रूई जैसे मैकेनिक ग्रैंड मास्टर के लिए इसे तोड़ना मुश्किल नहीं था। भक्ति बैच के साथ चेन रूई ने सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण पास कर लिया और आसानी से टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश कर गए। पानी में छटपटाहट के एक अजीब से एहसास के बाद चेन रूई और उनके अनुयायियों को लगा कि उनका नज़ारा पूरी तरह बदल गया है। वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। चेन रूई और अन्य लोग एक छोटे से चौक जैसे मंच पर थे जिसे प्रकाश शूरवीरों की एक टीम ने घेर रखा था। वहां ऐसे ही कई चौक थे और बड़ी संख्या में विश्वासियों को वहां भेजा जा रहा था। सामने एक लहरदार पर्वत श्रृंखला थी जिसमें ज्यादातर सफ़ेद चट्टानें थीं, इसलिए इसे सफ़ेद चट्टान भी कहा जाता था। पहाड़ों के बीच बादलों से घिरा सबसे ऊंचा पर्वत था। यह बाकियों से अलग और खास तौर पर आकर्षक लग रहा था। इस बार गंतव्य पवित्र प्रकाश पर्वत था। आसपास के विश्वासियों ने उत्साह या ईमानदारी का भाव प्रदर्शित किया जब वे एक के बाद एक घुटने टेक रहे थे। कईयों ने तो हर कदम के बाद प्रार्थना भी की। चेन रूई का पवित्र प्रकाश पर्वत पर आना दूसरी बार था। पवित्र प्रकाश पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र प्रकाश नगर से अभी भी काफ़ी दूरी थी। घोड़े की सवारी करने में भी आधा दिन लग जाता। वे विश्वासी हर कदम पर घुटने टेकते थे। किसी को पता नहीं था कि वे कब पहुंचेंगे। संदेह पैदा न हो इसके लिए चेन रूई ने कुछ विश्वासियों से कुछ कदम चलने के बाद झुककर आंखें बंद करके प्रार्थना करना भी सीखा। हालांकि जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसे अचानक कुछ असामान्य लगा। उसकी गर्दन पर असामान्यता दिखाई दी। हार से लटकी अंगूठी से एक तेज रंग निकल रहा था। इंसानी दुनिया में आने के बाद से उसने पहली बार इतना तेज संकेत देखा था। इसका मतलब यह है कि टिफनी व्हाइटक्लिफ पर है। अध्याय 924 छिपने की कोई जगह नहीं। चेन रूई ने खूनी अंगूठी के तीव्र रंग को देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। ये आश्चर्य वास्तव में अप्रत्याशित है। पहले मैंने टिफनी की दिशा जानने के लिए खूनी अंगूठी का इस्तेमाल किया था, लेकिन इंसानों की दुनिया बहुत बड़ी है और रंग ज्यादा नहीं बदला है। अब संयोग से मुझे टिफनी सफ़ेद चट्टान में मिल गई है। टिफनी एक राक्षस है। क्या वह सचमुच पवित्र चर्च के केंद्र में प्रकट हुई है? क्या हो सकता है कि वह कैद हो, या फिर मानव जगत की माँ जिसे वह ढूंढ रही है? तुम्हें क्या मिला? पायथन की आवाज़ उसके मन में गूंजी। स्पष्टतः वह अपनी भावनाओं में बदलाव महसूस कर रहा था। चेन रूई ने जल्दी से सोचा और उसने सच बताने का फैसला किया। एक व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वह शायद पवित्र प्रकाश पर्वत पर है। मैंने उसे महसूस किया है। अगर हो सके तो मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपका पहला मिशन लाइट डिविनिटी टेम्पल है। पायथन को एहसास हुआ कि वह सच कह रहा था। यदि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है तो मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो सकता हूं, लेकिन मिशन पूरा होने से पहले किसी का ध्यान आकर्षित न करें। समझा? चेन रूई अपनी आत्मा से अजगर से संवाद करते रहे, लेकिन उनके शरीर की गति कभी नहीं रुकी। वे उन अनुयायियों के पीछे पीछे झुकते और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में, यहाँ तक कि हवा में भी, उन्हें तरह तरह के जादुई घेरे आपस में जुड़ते हुए महसूस हो रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी लग रही थी। लगभग 3 घंटे बाद सामने एक चेक पॉइंट था। इस समय रिंग का रंग थोड़ा गाढ़ा हो गया था, जो दर्शाता था कि दिशा सही थी। इस चौकी पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइट नाइट्स की कई टीमें तैनात हैं। विश्वासी चौकी से गुजरने के लिए कतार में खड़े थे। ये स्थिति कुछ कुछ चेन रूई की याद में टोल बूथ जैसी थी। चेन रूई के अनुसार पिछली बार जब वह पॉल के साथ आया था तो वहां कोई टोल बूथ नहीं था। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रसारण स्थल और मार्ग अलग थे। पिछली बार वह नाइट के समर्पित चैनल पर गया था। इस चेक पॉइंट का कार्य भक्ति बैच को पवित्र प्रकाश शहर में स्थित एक अन्य पवित्र प्रकाश बैच के साथ बदलना था, जो एक अस्थायी पहचान पत्र की तरह था। चेन रूई टीम के साथ चौकी के सामने पहुंचे और निरीक्षण करने वाले पुजारी को भक्ति चिन्ह थमा दिया। पुजारी ने चिन्ह लिया, उसकी ओर देखा और उसे पवित्र प्रकाश चिन्ह थमा दिया। चेन रूई ने गौर से देखा कि पुजारी के सामने कई तरह के पवित्र प्रकाश चिन्ह रखे थे और उनमें सूक्ष्म अंतर दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि क्या इसका संबंध भक्ति चिन्ह प्राप्त करते समय दान की जाने वाली राशि से है। वह पूछना चाहता था, लेकिन पुजारी ने हाथ हिलाकर पीछे लगी लंबी कतार की ओर इशारा किया, जिससे उसे जल्दी से आगे निकल जाने और पीछे खड़े श्रद्धालुओं को ज्यादा देर तक इंतजार न करने देने का संकेत मिला। चेन रूई के पास पवित्र प्रकाश बैच के साथ आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह धीरे धीरे हर कदम पर उन विश्वासियों की भीड़ में घुल मिल गया जो पूजा नहीं कर रहे थे और पवित्र प्रकाश नगर की ओर चल पड़ा। जल्द ही सामने फिर से एक विशाल किला दिखाई दिया। विश्वासी सुरंगों के जरिए अंदर घुसे और प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लाइट नाइट तैनात थे। कृपया पवित्र प्रकाश बैच को ऊंचा रखें और किले की सुरंग में प्रवेश करें।
विश्वासियों ने उन्हें प्राप्त पवित्र प्रकाश बैज को अपने सामने उठाया और एक एक करके किले से गुजरे। जब चेन रूई की बारी आई तो एक प्रकाश नाइट ने बैज को देखा और विनम्रता से उसे एक अन्य वीआईपी सुरंग में जाने का इशारा किया। वीआईपी सुरंग में बहुत कम लोग लग रहे थे। चेन रूई को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने शूरवीर की बात मान ली और सुरंग की ओर चल पड़ा। चेन रूई के अलावा केवल 2 लोग थे जिन्होंने इस सुरंग को लिया था, एक युवक और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला। थोड़ी देर चलने के बाद चेन रूई को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सुरंग का कोई अंत नहीं दिख रहा था। आसपास की शक्ति में उतार चढ़ाव से पता चल रहा था कि यह एक जादुई चक्र है। चेन रूई थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए रुक गया। क्या मैं बेनकाब हो गया हूँ? होना तो चाहिए। खामी कहाँ है? हो सकता है। उसने अपने हाथ में पवित्र प्रकाश बैज देखा। इस समय रोशनी फैल रही थी और चारों दिशाओं में लाइट नाइट्स का एक समूह प्रकट हुआ, तीनों लोगों को घेर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि तथाकथित वीआईपी टनल में एक खास स्वागत हो रहा था। सज्जनों, मैं प्रकाश परमेश्वर में विश्वास करती हूँ। मैंने अपनी सारी संपत्ति चर्च को दान कर दी है। अब आप क्या करेंगे? उसके सामने खड़ी अधेड़ उम्र की महिला ने भयभीत होकर कहा। शूरवीर नेता दानव सम्राट के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गया था और उसे दिव्य मंदिर का शूरवीर होना चाहिए था। उसने उपहास किया, घृणित पंथियों, परम प्रकाश परमेश्वर की आस्था के अधीन कोई भी वाद विवाद और दिखावा व्यर्थ है। तुम्हारे भक्ति चिन्ह की प्रतिक्रिया ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। श्वेत चट्टान में प्रवेश करने के बाद भक्ति चिन्ह में प्रकाश परमेश्वर के प्रति जरा भी आस्था नहीं दिखाई दी। जाहिर है तुम ही वो जासूस हो जो श्वेत चट्टान में घुस आए थे। पता चला कि भक्ति बैच की भी ऐसी ही भूमिका है। तभी चेन रूई को टोल बूथ का असली कारण पता चला। अधेड़ उम्र की महिला और युवक को पता चल गया था कि उनकी पहचान उजागर हो गई है। इसलिए वे एक साथ चिल्लाए, मुड़े और जिस रास्ते से आए थे उसी तरफ दौड़ पड़े। इन दोनों की ताकत कमजोर नहीं थी। वे प्रकाश की 2 किरणों की तरह आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें रोकने वाले प्रकाश शूरवीरों को गिरा दिया। प्रकाश के सामने जादुई घेरा चमक उठा और दिव्य मंदिर के शूरवीर की आकृति प्रकाश की 2 किरणों के सामने प्रकट हुई। लंबी तलवार घूम गई और रोशनी अचानक बुझ गई और सुस्त भाव के साथ जमीन पर गिरती हुई 2 आकृतियों में बदल गई। दोनों ने तुरंत जवाब दिया। वे जानते थे कि वे शूरवीर के विरोधी नहीं थे, इसलिए दूसरे पक्ष के कदम उठाने का इंतजार किए बिना उन्होंने तुरंत एक गुप्त तकनीक अपनाई। उनके चेहरे के भाव अचानक धूसर हो गए और उनके होठों के कोनों से काला खून बहने लगा। उनके पूरे शरीर तेजी से सड़ने लगे। सर शेक। लाइट नाइट्स ऊपर आए और शेक ने अपना हाथ उठाया। कोई ज़रूरत नहीं, व्हाइट क्लिफ में घुसे ज़्यादातर जासूस निडर योद्धा हैं। इस तरह का जहर न सिर्फ जिंदगी को बल्कि आत्मा को भी खत्म कर सकता है। अचानक दिव्यता मंदिर के शूरवीर को कुछ याद आया और वह आश्चर्य से बोला, दूसरा व्यक्ति कहाँ है? लाइट नाइट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। अच्छा, उस बड़ी दाढ़ी वाले आदमी का क्या हुआ? इस जादुई घेरे में जिसमें शेख सहित इतने सारे लाइट नाइट्स थे, किसी ने भी यह नहीं देखा कि बड़ा दाढ़ी वाला आदमी कैसे गायब हो गया। भले ही यह संत की गुप्त तकनीक हो, लेकिन जादुई घेरे से चुपचाप निकलना नामुमकिन है जब तक कि यह व्यक्ति जादुई घेरों का स्वामी न हो। शेख ने गंभीर भाव से कहा, या उसकी शक्ति हमारी धारणा क्षमता से कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि जनरल संत से भी ज्यादा। तुरंत सामने की रक्षा पंक्ति को चेतावनी भेजो और स्वर्गीय थंडर हॉल के सर पारसाली को इसकी सूचना दो। इस नाइट शेक की निर्णय क्षमता वाकई कमाल की थी। जब चेन रूई पहले रुका था तब तक वह जादू के घेरे की संरचना को मोटे तौर पर समझ चुका था, इसलिए शूरवीरों के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब शूरवीरों का ध्यान दोनों जासूसों पर था तो वह कुछ ही पलों में जादू के घेरे से बाहर निकल गया। अभी अभी हुई इस घटना से गुजरने के बाद चेन रूई ने इसे अब हल्के में नहीं लिया। उसने छलावरण और स्थान परिवर्तन के कौशल का पूरा इस्तेमाल किया, लगातार अपनी स्थिति और रूप बदलते हुए कई स्तरों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। आखिरकार वह पवित्र प्रकाश पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र प्रकाश नगर पहुंच गया। पवित्र प्रकाश शहर मानव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक था, जो ड्रैगन ब्राइट कैपिटल, ब्लू ग्लोरी कैपिटल और सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध था। पवित्र प्रकाश नगरी के निवासी ईश्वर के सबसे निकट भक्त थे। ईश्वर की कृपा से उनकी जीवन प्रत्याशा और शारीरिक स्थिति सामान्य लोगों से बेहतर थी। वे चर्च द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते थे, पौराणिक महत्वपूर्ण पात्रों के दर्शन कर सकते थे और यहाँ तक कि कुछ पौराणिक चमत्कार भी देख सकते थे। प्रकाश ईश्वर के विश्वासियों के लिए पवित्र प्रकाश नगरी में शामिल होना परम सम्मान की बात थी। पवित्र प्रकाश नगर में लोगों की संख्या पर एक सख्त सीमा थी। हर कुछ वर्षों में केवल कुछ नए निवासियों की भर्ती की जाती थी। इस प्रक्रिया के लिए व्यापक समीक्षा की आवश्यकता होती थी। केवल सबसे अधिक समर्पित विश्वासी ही पवित्र प्रकाश नगर में शामिल हो सकते थे, जिनकी संख्या लाखों में एक मानी जा सकती थी।
सामान्यतः पवित्र प्रकाश नगरी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन तीर्थयात्री पवित्र प्रकाश नगरी में केवल 5 दिनों तक ही रुकते हैं। पवित्र प्रकाश पर्वत के क्षेत्र में, चाहे हवा में हो या जमीन पर, खास तौर पर पवित्र प्रकाश नगर के विभिन्न रक्षात्मक मंत्र चेन रूई के आने के समय की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। पवित्र प्रकाश नगर से पवित्र प्रकाश पर्वत तक जाने के लिए स्थानांतरण का उपयोग करना स्पष्ट रूप से असंभव था, जब तक कि वह बलपूर्वक आगे बढ़ने की योजना न बना ले। शहर के द्वार से आसानी से घुसने के लिए चुपके तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद चेन रूई की भौहें तन गईं। वह पवित्र प्रकाश नगर से पहले से ही परिचित था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए छिपना मुश्किल नहीं है। हालांकि हर विश्वासी पवित्र प्रकाश बैज पहने हुए है। इस बैज में पिछले किले की तरह एक विशेष स्क्रीनिंग प्रभाव होने की संभावना है, ताकि प्रकाश ईश्वर में विश्वास न रखने वाले पंथी छिप न सकें। किले में पहले ही उसका पाया जाना ये दर्शाता था कि किसी और का पवित्र प्रकाश चिन्ह प्राप्त करना व्यर्थ था। पाइथन की आवाज़ सुनाई दी, प्रकाश योद्धा बनने की कोशिश करो। चेन रूई तुरंत एक साधारण लाइट नाइट में बदल गया। उसने कुछ विश्वासियों को पूछताछ के लिए रोकने का नाटक भी किया। ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई खामी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही चेन रूई को पता चल गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। लाइट नाइट्स चारों दिशाओं में इकट्ठा होते रहे। आखिरकार चेन रूई की ताकत इन शूरवीरों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने उन्हें इकट्ठा होने का मौका ही नहीं दिया। उसका शरीर फड़क रहा था और वह पीछा करने वालों से बच निकला था। कई चक्कर लगाने के बाद वह सबसे सुरक्षित रिहायशी आंगन में छिप गया, लेकिन उसकी भौहें और भी कस गईं। अब व्हाइट क्लिफ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद डरावनी है। ये वैसी नहीं है जैसी तब थी जब मैं पॉल के पीछे पीछे यहाँ आया था। खासकर वह पहचानने वाला उपकरण जो जासूसों के खिलाफ आस्था को सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इसे रूपांतरण तकनीक जैसी क्षमता के साथ मिलाना लगभग नामुमकिन है। चेन रूई को नहीं पता था कि आज इतनी सावधानी बरतने की वजह वो खुद था। स्नो डेलेक ट्री के चोरी होने के बाद चर्च की पूरी ऊपरी मंजिलें गुस्से से भर गईं। उसके बाद ब्लैक डेथ फॉलोअर ने जगह जगह चर्चों पर बार बार हमले किए, इसलिए चर्च ने पवित्र प्रकाश पर्वत पर एक विशाल समग्र सुरक्षा व्यवस्था बनाने में बहुत मेहनत की ताकि किसी भी विदेशी जासूस को अंदर आने से रोका जा सके। भविष्य में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे प्रकाश कक्ष के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में फैल जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ये चर्च के कर्मचारियों की आस्था और पवित्रता को और भी मजबूत करेगी। और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के पहरेदारों की ताकत कल्पना से परे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पवित्र प्रकाश पर्वत तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। पाइथन ने एक पल सोचा, चूंकि तुम यहाँ आए हो तो स्वाभाविक है कि तुम इस तरह वापस नहीं जा सकते। शायद ये छल कपट एक अच्छा विचार है। चेन रूई ने सिर हिलाया। दरअसल जब वह अभी अभी अपनी छिपने की जगह बदल रहा था तो खूनी अंगूठी के प्रदर्शन के अनुसार वह टिफ़नी की दिशा में देख रहा था। प्रदर्शन से पता चल रहा था कि टिफ़नी पवित्र प्रकाश नगर में नहीं बल्कि पवित्र प्रकाश पर्वत के ऊपर थी। हम पवित्र प्रकाश पर्वत के जितना करीब पहुंचेंगे, हमारी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर मेरे पास चुपके से करने का हुनर भी हो तो भी पहले की तरह बिना किसी की नज़र पड़े चुपके से अंदर घुसना नामुमकिन है। लगता है मुझे एक कठिन मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 925 बल द्वारा आक्रमण। रात होते ही पवित्र प्रकाश नगरी के कई स्थान एक साथ जगमगा उठे और आधा आकाश लाल हो गया। जैसे ही प्रकाश शूरवीरों ने अपनी सेना को तुरंत एकत्रित किया, एक खामोश आकृति पवित्र प्रकाश पर्वत की ओर चुपके से बढ़ रही थी। चेन रूई अपनी तेजी और चुपके से चलने के हुनर से रात के अंधेरे में कई चौकियों को सफलतापूर्वक तोड़ चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह पवित्र प्रकाश पर्वत के करीब पहुंच रहा था, एक एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। कानून दमन। पिछली बार जब चेन रूई यहाँ आया था तो वह केवल दानव अधिपति स्तर का था और अपने स्वयं के नियम को ठीक से नहीं समझ पाया था, इसलिए उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब वह एक महाशक्तिशाली व्यक्ति था जिसने वास्तविक नियम में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि पवित्र प्रकाश पर्वत की दमनकारी शक्ति नियम शक्ति पर हावी हो रही है। अगर कोई यहाँ लड़ता तो नियम शक्ति का बहुत दमन हो जाता, जिसका अर्थ था कि महाशक्तिशाली व्यक्ति अपनी सबसे प्रबल युद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। इस दमन का स्रोत आस्था की शक्ति हो सकती है, शायद पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी। अब पीछे हटना नामुमकिन है। इसके अलावा जब मैं सिर्फ दानव अधिपति था तब मैं अकेले ही बर्फीले शिखर मंच में घुस गया था, चर्च के उच्च स्तरीय पावर हाउस से लड़ा था और 3 स्नो डालेट वृक्ष चुरा लिए थे। अब मेरी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि पायथन के बड़े खतरे के बिना भी केवल टिफ़नी या ब्रीज शैडो बूट्स के लिए मुझे पवित्र प्रकाश पर्वत में घुसना होगा। चेन रूई को मन ही मन गर्व महसूस हुआ और वह चुपके से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वह पवित्र प्रकाश पर्वत के नीचे सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यह अब भी वही जानी पहचानी चौड़ी सीढ़ियां थीं।
चाहे पहरेदारों की संख्या हो या जादुई घेरे की ताकत, ये पहले वाले से बिल्कुल अलग थी। पवित्र प्रकाश पर्वत के पहरेदार अच्छी तरह प्रशिक्षित और बेहद अनुशासित थे। नीचे पवित्र प्रकाश नगरी में कोलाहल मचा हुआ था। इस बीच यहाँ के पहरेदार शांत थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। चेन रूई ने पहले ही देख लिया था कि पवित्र प्रकाश पर्वत के जादुई घेरे और पर्वत के निचले हिस्से के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि वह प्रबल आस्था शक्ति से भरा हुआ था और आपस में गुंथा हुआ था। जब तक जादुई घेरे का एक हिस्सा सक्रिय होता, पूरा जादुई घेरा सक्रिय हो जाता। ये रक्षक भी जादुई घेरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जब रक्षकों में कोई असामान्यता होती तो पूरा जादुई घेरा उसे भांप लेता, ठीक वैसे ही जैसे खूनी साम्राज्य में टेरिस के निवास की हर दासी जादुई घेरे का हिस्सा थी। बस टेरिस के निवास का जादुई घेरा उस भीमकाय पवित्र प्रकाश पर्वत के सामने एक बूंद के समान था। इतना ही नहीं, जादू के घेरे में अंतरिक्ष संबंधी बहुत गंभीर हस्तक्षेप था, इसलिए यहाँ अंतरिक्ष स्थानांतरण कौशल को सक्रिय करना लगभग असंभव था। मैडम पायथन, मुझे लगता है आपने भी इन जादुई घेरों की कठिनाई को भांप लिया होगा। ऐसा लगता है कि पवित्र प्रकाश पर्वत तक पहुंचने के लिए इन पहरेदारों को परेशान किए बिना रहना असंभव है। तो फिर हम जबरदस्ती अंदर घुसते हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, इसलिए खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पाइथन हंसा, इन चींटियों का जिक्र करने लायक भी नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ माइकल, गैब्रियल और राफेल की है, लेकिन आस्था की इस जमीन पर इन तीनों को आस्था की शक्ति को आत्मसात करने और पचाने के लिए आमतौर पर सुप्त अवस्था में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वे किसी अवतार को ही भेजेंगे। चूंकि इस बार हम सिर्फ बलपूर्वक ही आक्रमण कर सकते हैं, तो हम जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे प्रकाश दिव्यता मंदिर पहुंचेंगे। इस बार सृष्टि की पुस्तक मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हमारा लक्ष्य सृष्टि की पुस्तक को हथियाना नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति को आत्मसात करना है। जब तक सही समय है, सृष्टि की मूल शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकाश दिव्यता मंदिर में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेन रूई ने मन ही मन उपहास किया। पाइथन ने कहा, तो आसान है, लेकिन मेरी साम्राज्य स्तर की चरम अवस्था की ताकत के साथ इस दुश्मन के बेस कैंप पर 3 सुप्त महादूतों के साथ बलपूर्वक आक्रमण करने का अंत विनाश में ही होगा। चाहे वह केवल 3 महादूतों का अवतार ही क्यों न हो, मैं किसी भी तरह से विरोधी नहीं हूं। चेन रूई के चेहरे पर संदेह के भाव थे और वह हिचकिचा रहा था। दरअसल टिफ़नी और ब्रीज शैडो बूट्स ज्यादा दूर नहीं थे। अगर पायथन उसके साथ न भी होता तो भी वह उसे नहीं छोड़ता, लेकिन अब पायथन के लिए उसकी कीमत सबसे ज्यादा थी, इसलिए शर्तें रखने का यही सबसे अच्छा समय था। क्या तुम ब्रीज शैडो बूट्स नहीं लेना चाहते? यही सबसे अच्छा मौका है। मेरे साथ, ये निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। ये रहे छद्म देवता के अंतिम 5 आत्मा चिन्ह, मैं तुम्हें दे दूंगा। जब तक मुझे सृष्टि की पुस्तक की मूल शक्ति प्राप्त होती रहेगी, मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता निकाल लूंगा। धन्यवाद महोदया। चेन रूई को छद्म देवता की आत्मा छाप की 5 और प्रतियां मिल गईं। ये जानते हुए कि उसकी झिझक पहले ही असर कर चुकी है, उसने ज़रूरत से ज्यादा कर लिया। उसने दांत पीस लिए और राज्य स्तर की उसकी शक्ति की चरम अवस्था अचानक ऊपर उठ गई। ठीक है, मैं ये जीवन त्याग दूंगा और महोदया के साथ इस यात्रा पर चलूंगा। सीढ़ियों के दोनों ओर पहरा दे रहे शूरवीरों के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी घबराहट उभर आई, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति जादुई घेरे के अंदर घुस आया है। अगली बार जब उन्हें आभास हुआ तो जादुई घेरा टूट चुका था। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर पवित्र प्रकाश पर्वत के प्रवेश द्वार पर स्थित जादुई घेरे को बलपूर्वक तोड़ दिया गया। गति वाकई बहुत तेज थी। इसके तुरंत बाद पहाड़ पर चढ़ते हुए रास्ते में कभी कभार बिजली की चिंगारी या रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। पहरेदार शूरवीरों को बस जादुई घेरे के ढहने का आभास हुआ, लेकिन उन्हें घुसपैठिए का आकार भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। सामने एक छोटा सा चौक था। इस चौक के बाद पीछे की पत्थर की सीढ़ियां 3 भागों में बंटी हुई थीं, जो क्रमशः पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 प्रमुख शिखरों तक जाती थीं। इन 3 मुख्य चोटियों का केंद्र 3 मंदिर थे, अर्थात पोप वेंटिस का दिव्यता मोहर हॉल, आर्कबिशप कुसमीर का स्टार हॉल और पवित्र लेडी यूडोरा का पवित्र आशीर्वाद हॉल। स्नोडालेट फ्लावर दिव्यता मोहर शिखर के पूर्व में बर्फीले शिखर मंच पर स्थित था। पवित्र प्रकाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इन 3 मुख्य शिखरों से संबंधित नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र अस्तित्व थी। दिव्यता मोहर शिखर के ऊपर यह पवित्र चर्च का निषिद्ध क्षेत्र था, जहां केवल पोप और दोनों आर्कबिशप ही प्रवेश कर सकते थे। चौक पर रोशनी जगमगा रही थी। स्वर्गीय वज्रगृह के स्वामी पलाडिन कैप्टन पारसाली, जिनका उपनाम शानदार तलवारबाज था, पूरे शरीर पर सफेद कवच पहने हुए थे और दोनों हाथों में गेल नामक महातलवार लिए पूरी ताकत से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चारों ओर बड़ी संख्या में दिव्य मंदिर के शूरवीरों की भीड़ थी। उसे पहले ही पता चल चुका था कि किसी ने पवित्र प्रकाश नगर में आग लगा दी है। जैसे ही उसे पहाड़ के नीचे से चेतावनी मिली, उसने तुरंत देखा कि इस क्षेत्र में जादुई घेरे में कोई घुस आया है। वह डर गया।
घुसपैठिए की गति कल्पना से परे थी और रास्ते में पड़ने वाले जादुई घेरे वास्तव में नज़रअंदाज होकर सीधे टूट गए। पारसाली ने मन ही मन सोचा कि वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, हालांकि पिछले साल उसने सफलतापूर्वक राज्य विहीन होकर प्रवेश किया था। धमाका! उसके सामने की सुनहरी बिजली कुछ देर तक टिमटिमाती रही और बर्फ में लिपटी एक आकृति दृष्टि में प्रकट हुई। आकृति हल्की सी हिली और मजबूत जादुई घेरे से बनी बर्फ अचानक टूटकर पारसली की ओर चली गई। पारसाली को हवा में फटती बर्फ की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उसके पीछे खड़े शूरवीरों के लिए इसका प्रतिरोध करना मुश्किल था। उसके चारों ओर तुरंत एक तेज ज्वाला भड़क उठी। उसके हाथ में पकड़ी तलवार जमीन की ओर झुक गई और ज्वाला तुरंत अनगिनत आपस में गुंथी हुई पारभासी प्रकाश ढालों में बदल गई, जिन्होंने आगे के हिस्से को ढक लिया। जब तीखी बर्फ ने प्रकाश ढालों को छुआ तो उन पर अनगिनत दरारें पड़ गईं, लेकिन तीखी बर्फ भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब दिव्यता मंदिर के शूरवीरों ने राहत की सांस ली तो पारसाली चौंक गया। एक विशाल क्रॉस अचानक उन अतिव्यापी प्रकाश ढालों पर प्रकट हुआ, मानो किसी भयानक हथियार से उसे काट दिया गया हो। अगले ही क्षण सभी प्रकाश ढालें बिना किसी निशान के ढह गईं। पारसाली के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए थे। ये चाल उसकी सबसे मजबूत रक्षात्मक तलवारबाजी थी, जिसे अजेय कहा जाता था। राज्य स्तर तक पहुंचने के बाद उसने कानूनी शक्ति को संयोजित किया और भी ज्यादा अजेय हो गया, फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने उसे आसानी से कुचल दिया। सेना तोड़ो! कई लड़ाइयों के बाद पारसाली ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी का हमला शुरू कर दिया। एक सफ़ेद प्रकाश किरण दुश्मन की ओर तेजी से बढ़ी। जहां भी वह गुजरी, जादू से सुरक्षित ठोस जमीन दरक गई। ये वार वास्तव में अनगिनत वारों के सार के बराबर था और जटिलता को सरल बनाने के सत्य में गहराई से निहित था। हालांकि राज्य शक्ति से युक्त ये तीक्ष्ण तलवार की हुई जैसे ही इसे भेजा गया धीमी हो गई, मानो इसे भारी प्रतिरोध वाली अनगिनत तरंगों का सामना करना पड़ा हो। इसके बाद मानो किसी चाबुक जैसी शक्ति से प्रहार किया गया हो। अजेय तलवार की हुई कणों में बदल गई और एक धमाके के साथ बिखर गई। एक पल में मेरा सबसे मजबूत बचाव और हमला! पारसाली बुरी तरह चौंक गया। इससे पहले कि वह अगला कदम उठा पाता, एक झटका लगा। वह वहीं अचंभित रह गया और वह आकृति गायब हो गई। सर पारसाली! पीछे खड़े दिव्य मंदिर के शूरवीरों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उनके पैर हिले, पारसाली का पूरा कवच फट गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, मानो जमीन हिलने से प्रभावित हुआ हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पारसाली के गिरने के बाद भी उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। सिर्फ 2 हल्के वार से मेरी 2 सबसे मजबूत चालें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं और प्रतिद्वंद्वी द्वारा सक्रिय की गई वास्तविक शक्ति मेरी शक्ति से ज्यादा मजबूत नहीं है। दरअसल पारसाली को पता ही नहीं था कि चेनरुई ने पहले भी उसके 2 हमलों का सामना किया था और अब उसकी ताकत राज्य स्तर के चरम पर थी, जबकि लाल ध्रुव तारा परिवर्तन के तहत सर्वोच्च युद्ध शक्ति अर्धदेव स्तर तक पहुंच चुकी थी। चाहे वह कानून, राज्य या शक्ति की महारत हो, वह उससे कहीं ऊपर थी, इसलिए उसी शक्ति के तहत उसका सेकंडों में पराजित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। छद्मदेव के अर्धदेव अवतार की तरह युद्ध शक्ति साधारण अर्धदेव की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यदि चेनरुई समय और ताकत बचाने की इच्छा न रखता तो पारसाली अब एक मृत शरीर होता। पारसाली की चौकी पर जादुई घेरे में आस्था की शक्ति कहीं ज्यादा मजबूत थी। चेनरुई के लिए प्रतिरोध और भी ज्यादा था। पलक झपकते ही वह उस तिहरे चौराहे पर आ पहुंचा। दिव्यता मुहर शिखर सम्मेलन में जाते समय चेनरुई ने महसूस किया कि रक्तिम वलय की चमक, जो पहले बहुत समृद्ध थी, फीकी पड़ने लगी है। ऐसा लग रहा है कि टिफनी दिव्यता मुहर शिखर सम्मेलन में नहीं, बल्कि पवित्र आशीर्वाद शिखर सम्मेलन या तारा शिखर सम्मेलन में है। लेकिन आज के हालात को देखते हुए टिफनी को हटाना नामुमकिन है। मुझमें भी पाइथन है, इसलिए मैं सीधे डिविनिटी सील समिट में ही जा सकती हूँ। चेनरुई ने एक बार पवित्र आशीर्वाद शिखर के चौप पर राफेल की विशाल मूर्ति देखी थी, जिसे भव्य कहा जा सकता था। हालांकि दिव्यता मुहर शिखर के माइकल के सामने राफेल की मूर्ति कुछ भी नहीं थी, क्योंकि पूरा दिव्यता मुहर शिखर एक विशाल मूर्ति थी। हालांकि माइकल की मूर्ति राफेल की मूर्ति से कहीं कम विस्तृत थी, फिर भी उसकी गति ज्यादा भव्य थी। यह आकाश में 12 पंखों वाला एक विशालकाय प्राणी जैसा था, जो नीचे सभी जीवों को देख रहा था और लोगों को श्रद्धा का एक गहरा एहसास दे रहा था। क्या टिफनी की मां पवित्र महिला यूडोरा हैं? क्या ये सही नहीं होना चाहिए था? उसकी मां को जेल में डाल देना चाहिए था या कुछ और? अध्याय 926 कामेल। विशाल माइकल पर्वत ने चेनरुई को एक अमूर्त उत्पीड़न का एहसास दिलाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह रुक जाए। उसने सावधानी से दिव्यता मुहर हॉल को, जहां पोप स्थित थे, दरकिनार कर दिया और शूरा के पिछले रास्ते से पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी की ओर चल पड़ा। अजीब बात यह थी कि दिव्यता मुहर हॉल को पार करने के बाद उसके सामने का रास्ता शूरा की यादों में आए रास्ते से बिल्कुल अलग था।
पहले उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ता अब सीढ़ियों का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। वह चाहे जिस दिशा में मुड़ता, उसके पैरों के नीचे सफ़ेद जेट जैसी सीढ़ियां ऐसे दिखाई देती जैसे पहले से तैयार की गई हों। पायथन की आवाज़ गूंजी, यह एक अंतरिक्ष गाइड है। ये तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां दुश्मन की सबसे मजबूत सेनाएं इकट्ठी हैं। ये तुम्हारे द्वारा अभी अभी जादुई घेरे को सक्रिय करने के कारण हुई एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन चूंकि तुम पहले ही बलपूर्वक आक्रमण कर चुके हो, इसलिए उजागर होने का कोई डर नहीं है। ये तो बस एक अंतरिक्ष गाइड है। बाद में मेरे बताए दिशा में पूरी गति से आगे बढ़ो और रास्ते में जो कुछ भी दिखाई दे उसकी परवाह मत करो। हाँ, खैर, इस बार हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मैं अब इसकी परवाह नहीं कर सकता। चेन रूई बिना सोचे समझे तेजी से आगे बढ़ा। अनगिनत शूरवीर सीढ़ियों से नीचे उतर आए। चेन रूई की सामान्य अनुभूति में ये सब वास्तविक थे और शक्ति बहुत प्रबल थी। अगर वह इससे बचता नहीं तो उसे निश्चित रूप से चोट लग जाती। हालांकि विश्लेषणात्मक आंखों में जीवन का कोई प्रदर्शन नहीं था, लेकिन महाशक्ति में आध्यात्मिक घुसपैठ की भयावह ध्वनियां गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये पवित्र प्रकाश पर्वत की आस्था शक्ति से उत्पन्न शक्तिशाली भ्रम थे। यहाँ तक कि राज्य स्तर की शक्ति के महाशक्तियों को भी नहीं बख्शा गया। बेशक ये कोई साधारण भ्रम नहीं थे, बल्कि एक तरह का आत्मा आक्रमण भी था। चेन रूई घबराया नहीं। सुपर सिस्टम में एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ। वह विदेशी शक्ति जिसे समय रहते परिवर्तित नहीं किया जा सका, उसे ताराभक्षण ने निगल लिया। तुम्हारी क्षमता मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुमने उस आत्मा के हमले को नज़रअंदाज कर दिया जिसमें विश्वास था। पायथन ने तारीफ करते हुए कहा, अब बाईं ओर टेलीपोर्ट करो और 10 कदम आगे बढ़ो। चेन रूई ने इन प्रेतों को नज़रअंदाज करते हुए पूरी ताकत से अपना ध्यान केंद्रित किया। वह पायथन की बताई हुई स्थिति के अनुसार तेजी से आगे बढ़ा। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितनी बार अपनी स्थिति बदली। उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां आखिरकार धुंधली पड़ गईं और एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी सड़क में बदल गईं। पीछे मुड़कर देखा तो माइकल की विशाल मूर्ति बहुत पीछे छूट गई थी। वह दिव्यता मुहर शिखर सम्मेलन के दायरे से बाहर हो गया था। उसके सामने धुंध से घिरा एक विशाल पर्वत था। वह विशिष्ट स्थिति तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह उस अतुलनीय समृद्ध आस्था शक्ति को महसूस कर सकता था। यही इस समय का गंतव्य था, पवित्र प्रकाश पर्वत का निषिद्ध स्थान, पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी। ऐसा प्रतीत होता था कि पवित्र प्रकाश पर्वत के शीर्ष पर कोई जादुई चक्र नहीं था, या यूं कहें कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चेन रूई को याद आया कि शूरा ने पवित्र ड्रैगन राडामारो का वध तब किया था जब वह पहली बार पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर पहुंचा था, और बाद में प्रकाश दिव्यता मंदिर के रास्ते में उसे आस्था शक्ति के एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा। यह हमला पहले जैसा आत्मिक हमला या भ्रम नहीं था, बल्कि यह शक्ति वास्तव में किसी के शरीर और आत्मा को लुप्त कर सकती थी। शूरा का विशेष शरीर भी इसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। अंत में जैसे ही उसने प्रकाश दिव्यता मंदिर देखा, उसका सर्वनाश हो गया। उस समय शूरा का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को आकर्षित करके अपनी छलनी रणनीति को लागू करना था ताकि वह बर्फीले शिखर चरण पर स्नो डालेट को चुरा सके। उस समय न तो शूरा और न ही चेन रूई की शक्ति सर्वोच्च स्तर तक पहुंची थी, इसलिए वे पवित्र प्रकाश पर्वत की असली शक्ति को न तो भांप सके और न ही उन्हें किसी वास्तविक बाधा का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इतने वर्षों से कोई भी पवित्र और अलंघनीय पवित्र प्रकाश पर्वत पर आक्रमण नहीं कर पाया था, इसलिए अधिकांश रक्षक निद्रा की अवस्था में थे। हालांकि स्नो डेलेट ट्री की चोरी एक छोटी तितली की तरह थी। टिमटिमाते पंखों ने एक श्रृंखला प्रभाव पैदा कर दिया। इस्योरुल, जेहोंगेन और यहाँ तक कि राफेल के अवतार भी जाग उठे, खासकर जब 2-4 पंख वाले देवदूत गिर गए। पवित्र प्रकाश पर्वत ने असली शक्ति मोड को सक्रिय कर दिया। चेन रूई कुछ दूर चला और फिर सामने 3 मूर्तियों वाला एक चबूतरा दिखाई दिया। चबूतरे के पीछे पहाड़ की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। तीनों मूर्तियों में से पुरुष सबसे लंबा और हट्टा-कट्टा था। वह लगभग 10 मीटर लंबा था, जिसके पीछे 8 पंख थे, जिससे वह राजसी लग रहा था। उसके बगल में 4 पंखों वाली 2 छोटी महिला मूर्तियां थीं। जैसे ही चेन रूई ने मंच पर कदम रखा, आकाश में चांद सचमुच सूर्य जैसी तेज रोशनी से चमक उठा। एक शानदार गति ने तुरंत पूरे स्थान को भर दिया। निषिद्ध क्षेत्र पर आक्रमण करो, मरो। 2 खूबसूरत औरतों की आवाज़ें एक साथ सुनाई दीं। फिर एक तेज रोशनी हुई और एक शक्तिशाली बल चेन रूई की ओर जोर से बढ़ा। चेन रूई की आंखें चमक उठीं और उसकी हथेलियां ब्लेड जैसी बन गईं। तीक्ष्ण क्यूई के प्रभाव में रंगीन प्रकाश फट गया। हालांकि बिखरा हुआ रंगीन प्रकाश और भी प्रबलता से खिल उठा और एक दूसरे में आड़े तिरछे पैटर्न में गुंथ गया। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी ठोस हो गया, जिससे लोग गतिहीन हो गए। इस क्षण रंगीन रोशनी में 7 विशाल सफ़ेद प्रकाश गोलियां प्रकट हुईं। ये प्रकाश गोलियां अदृश्य धागों से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थीं। पलक झपकते ही वे फट गईं। ये जुड़ाव एक विशेष प्रकार का बफ प्रतीत हो रहा था जिसने प्रकाश गोल के विस्फोट की शक्ति को दोगुना कर दिया।
विस्फोट की समग्र शक्ति अत्यंत भयावह थी। सभी रंगीन प्रकाश पैटर्न तुरंत बिखर गए और नष्ट हो गए। ऑरोरा शॉट। अतीत में ऑरोरा शॉट और ऑरा ब्लेड की शक्ति के अपने अपने फायदे थे, जो स्कॉचिंग ड्रैगन और अन्य बड़ी चालों की तुलना में कहीं कमतर थे। चेन रूई ने विनाश नियम का अध्ययन करने के बाद ऑरोरा शॉट की एक नई समझ विकसित की। ऑरोरा शॉट विनाश नियम का उपयोग करने वाली सबसे तेज और सबसे श्रम बचत चाल थी। वर्तमान चाल को 7 स्टार विस्फोट कहा जाता था, जो ऑरोरा शॉट से लिया गया था। विनाश नियम की संरचना और संबंध के तहत प्रत्येक एक विस्फोट के लिए शक्ति दोगुनी हो जाती थी। 7 ऑरोरा शॉट का विस्फोट एक ऑरोरा शॉट के विस्फोट से 7 गुना अधिक था। अगर वह विनाश के नियम के सार को और समझ पाता तो यह गुणन वर्गघात बन सकता था। संवेग निस्संदेह और भी भयावह होता। जैसे ही यह 7 तारा विस्फोट प्रक्षेपित हुआ, रंगीन रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि पूरी शक्ति के विस्फोट से पहले ही वह एक हथेली में बुझ गई। नीच आदमी, मेरे सामने घमंडी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैमेल? बोलने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके हाथ में चांदी का भाला था और उसके पीछे 8 पंख चमक रहे थे। उसके पीछे 2-4 पंखों वाली औरतें थीं जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। विश्लेषणात्मक आंखों में कैमेल का डेटा इस प्रकार दिखाया गया था। जाति देवदूत 8 पंखों वाला। व्यापक शक्ति मूल्यांकन एसएसएस जोड़। शारीरिक बनावट एसएसएस जोड़। ताकत एसएसएस जोड़। आत्मा एसएसएस गति एसएसएस जोड़। विश्लेषण प्रकाश विशेषता हथियार प्रवीणता युद्ध इरादे में वृद्धि अंतरिक्ष प्रतिभा रक्षा प्रतिभा। खतरे का स्तर अत्यंत खतरनाक। दोनों महिलाओं की ताकत एसएस और एसएस थी, जो दोनों ही राज्य स्तर की थीं, लेकिन चेन रूई को इस बात पर हैरानी हुई कि उनकी जाति वास्तव में मानव थी। चेन रूई ने यह भी देखा कि इस कैमेल के पंख असली थे। चांदी के पंखों से चमकीली और पवित्र सांसें निकल रही थीं, जबकि उन 2 महिलाओं के पंख, जिनके जुड़वां होने का संदेह था, प्रकाश से सघन थे, न कि ठोस, बिल्कुल ज़ेहोंगेन और इस्योरुल की तरह। मुझे याद है ज़ेहोंगेन और इस्योरुल की मूल जाति भी मानव ही दिखाई गई है। क्या चल रहा है? लेकिन चेन रूई के पास सोचने का समय ही नहीं था। जैसे ही कैमेल ने धीरे से अपने हाथ में चांदी का भाला उठाया, भाले से सूर्य सी ज्योति प्रज्वलित हुई और अर्ध देवता के चरम रूप की एक शक्तिशाली सांस ने उसे जकड़ लिया। इस भयानक दबाव में चेन रूई पसीने से तरबतर हो गया। उसकी शक्ति लगभग न्यूनतम सीमा तक दब गई थी। अगर वह लाल ध्रुव तारा परिवर्तन का प्रयोग करता तो उसके पास कैमेल से लड़ने की शक्ति हो सकती थी, लेकिन वह पाइथन के सामने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता नहीं दिखाना चाहता था। अब चेन रूई केवल राज्य स्तर के शिखर चरण की शक्ति थी। अर्ध देवता के कैमेल के शिखर चरण का सामना करते हुए पाइथन निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। निस्संदेह उसके मन में अजगर की आवाज आई होगी, अपना मन शांत करो, मेरी शक्ति को स्वीकार करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये जानते हुए कि स्थिति गंभीर थी, चेन रूई ने तुरंत अपने मन की सुरक्षा ढीली कर दी। उसे अपनी आत्मा में एक बेहद सुकून भरा एहसास हुआ। उसे सचमुच एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव हुआ, मानो थके हुए शरीर के साथ किसी गर्म पानी के झरने में जा रहा हो। यह एक पुरुष और स्त्री के बीच एक यौन संबंध भी लग रहा था, जहां शरीर और आत्मा पूरी तरह से एकाकार हो गए थे। इस समय कैमिल के हाथ में भाला जोर से चमक रहा था। भयानक तेज ची ने चेन रूई के शरीर को भेद दिया। चेन रूई के चारों ओर अनगिनत प्रकाश जाल बुने हुए थे, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी गहरी दरारों में बटा हुआ था। ये सब इसलिए भी था क्योंकि कैमिल उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, वरना वह इस राज्य स्तर की चींटी को एक ही वार में खत्म कर सकता था। सर कैमिल बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, ये तो बस एक झटका है और इस आदमी ने अभी अभी तुम सबको लगभग चोट पहुंचा दी थी। एंगिले एंचेले, मैं थोड़ी देर में पूछताछ तुम दोनों को सौंप दूंगा, बस उसे मत मारना। जैसे ही कैमिल ने यह कहा, उसे गहरा सदमा लगा। उसने चेन रूई से हल्की धुंध निकलती देखी। प्रकाश जाल सचमुच तुरंत धुंधला हो गया और पलक झपकते ही वह मिट गया। धुंध ने एक पतले हाथ की तरह चांदी के भाले पर हाथ फेरा और चकाचौंध भरी धूप तुरंत फीकी पड़ने लगी। पलक झपकते ही वह एक धुंधली फ्लोरोसेंट रोशनी में बदल गई और जंग लगने लगी। मेरे न्याय का भाला, ये वंचना है। कैमिल अजीब तरह से कराह उठा, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। उसने दोनों हाथ हिलाए और दोनों औरतें, एंगिल और एंचेले, अनायास ही धुंध की ओर उड़ गईं। इससे पहले कि दोनों औरतें धुंध को छू पातीं, उनकी चीख निकल गई। उनकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तेजी से क्षयित हो रही थी। पलक झपकते ही दोनों सुंदर स्त्रियों के शरीर कंकालों में बदल गए, फिर कंकाल धुएं में बदल गए और बिखर गए। चेन रूई भयभीत था, लेकिन अब उसके शरीर पर पाइथन का कब्जा हो चुका था। वह ये सब सिर्फ तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देख सकता था। दूसरी तरफ कैमिल एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया था और बिना किसी लड़ाई के गायब हो गया था, ठीक उसी समय जब एंगिल और एंचेले ने विरोध किया था।
चेन रूई को लगा कि आत्मा के मिलन का चरम आनंद धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। उसे सचमुच एक झिझक सी महसूस हो रही थी। पाइथन की आवाज़ सुनाई दी, कैमिल ज़्यादा सतर्क हो गया है। वह सचमुच भाग गया है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो लाइट डिविनिटी मंदिर चलते हैं। हमें उन तीनों के जागने से पहले पहुंच जाना चाहिए। चेन रूई जल्दी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही सीढ़ियों में गायब हो गई, जबकि कैमिल के पीछे की 3 देवदूत मूर्तियां टूटकर ढह गईं। इस क्षण पूरा दिव्यता मोहर शिखर थोड़ा कांप उठा। विशाल 12 पंखों वाली मूर्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अध्याय 927 ईश्वर के सबसे निकट व्यक्ति, सबसे डरावनी स्त्री। मैडम पायथन, अभी अभी। क्या कैमिल नाम का वह आदमी कोई फरिश्ता है? चेन रूई को रास्ते में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर बहुत ज्यादा रुकावटें थीं। राज्य स्तर की अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद वह अभी भी हिल नहीं पा रहा था, और उसकी गति भी बहुत सीमित थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी मुश्किलें और बढ़ती गईं। हाँ, कैमिल एक 8 पंखों वाला फरिश्ता है। वह आमतौर पर काफ़ी आक्रामक होता है, लेकिन ऊपरी तौर पर देखकर धोखा मत खाओ। तुमने अभी उसकी चालाकी देखी है। मैं उसे तब मारना चाहता था जब वह लापरवाह था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। उसने भागने के लिए अपने साथियों की भी बलि दे दी। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि पायथन एक आत्मा है, फिर भी वह एक चरम अवस्था वाली छद्म देवी है। क्या अर्ध देवता की एकमात्र चरम अवस्था से छुटकारा पाना इतना मुश्किल है? पायथन ने उसकी शंकाओं को भांप लिया। अगर मेरा शरीर अभी भी यहाँ है, तो उसे हल करना मेरी उंगलियों के इशारे से ही संभव है। लेकिन अब मैं एक आत्मा हूँ, साथ ही कैमिल के पास एक मजबूत रक्षात्मक प्रतिभा और अंतरिक्ष कौशल है जो मेरी ताकत को नियंत्रित करता है। अगर हम यहाँ बहुत ज्यादा समय और ताकत लगाते हैं, तो यह इसके लायक नहीं है। चेन रूई ने स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और पूछा, वे 2 महिलाएं एंजल और एंचेले भी देवदूत हैं? एंगल और एंचेले वाकई फरिश्ते हैं, लेकिन वे दोनों औरतें तो बस अति स्तरीय इंसान हैं जिनका नाम एंगल और एंचेले है। असली एंचेले या एंचेले को तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। माइकल जैसे लोग क्या सचमुच सोचते हैं कि वे भगवान बन गए हैं? वे तो ऐसे ही एक दिव्य सेवक को नियुक्त करते हैं। ये सब आत्ममुग्ध और घमंडी लोग हैं। एंगिले और एंचेले क्या स्वर्गदूतों के नाम वाले इंसान हैं? इस्योरुल जेहोंगेन, क्या असली देवदूत गिर गया है? चेन रूई को कुछ समझ नहीं आया। पूछते हुए वह बिना रुके तेजी से सीढ़ियां चढ़ता गया। सामने की आस्था शक्ति लगातार प्रबल होती जा रही थी, और उसमें खतरे का भाव था। अमूर्त दबाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर चेन रूई के पास पर्याप्त समय होता, तो वह रुककर तारा भक्षण जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल करके धीरे धीरे इन अत्यधिक उच्च सांद्रता वाली आस्था शक्ति को अपने उपयोग में ला सकता था। हालांकि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए पवित्र प्रकाश पर्वत की विश्वास शक्ति सबसे खतरनाक हथियार बन गई। एक पत्ता, धूल का एक कण, हवा का एक झोंका, यहाँ तक कि आसमान में चांदनी, सब कुछ घातक में बदल गया। शूरा को भी इस तरह के हमले का सामना करना पड़ा जहां दुनिया की हर चीज़ एक हथियार है, लेकिन उस समय शूरा की ताकत राज्य स्तर तक भी नहीं पहुंची थी, इसलिए हर कदम संघर्षपूर्ण था। चेन रूई ने शुरू में सोचा था कि अपनी मौजूदा ताकत से वह इस स्तर के हमले से पूरी तरह बचाव कर सकता है या उससे प्रतिरक्षित भी हो सकता है, लेकिन हमले की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर वह राज्य स्तर के चरम चरण तक पहुंच भी गया होता, तो भी इस माहौल में रहना पतली बर्फ पर चलने जैसा था। अगर वह जरा भी लापरवाह होता, तो उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाते। चेन रूई को थोड़ा बहुत समझ आया। यही नियम की शक्ति है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक मैं पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर इस सीमा में प्रवेश करूंगा, मुझे इस तरह के घातक खतरे का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अजगर जैसा छद्म देवता भी इसका अपवाद नहीं है। जब तक कि मैं कुछ परिस्थितियों के कारण प्रतिरक्षित न हो जाऊं या मैं पूरी ताकत से नियम को पूरी तरह से पार न कर जाऊं। चेन रूई ने हर तरह की क्षमता का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की, और पायथन के मार्गदर्शन और मदद से वह बाधाओं के बावजूद कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे विश्वास की शक्ति के बीच एक खास सांस महसूस हुई। इस सांस ने चेन रूई को एक हल्की सी पहचान का एहसास कराया, मानो उसने इसे पहले कहीं महसूस किया हो। ऐसा इसलिए नहीं था कि शूरा पिछली बार यहाँ आई थी, बल्कि यह खुद से एक सच्चा एहसास था। बस उसे जल्दी याद नहीं आ रहा था। सृजन की सांस। पायथन तरोताज़ा हो गया। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई। जल्दी करो, आगे बढ़ो। चेन रूई ने कुछ ही कदम उठाए थे कि वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने पहले ही विश्लेषणात्मक आंखों में आगे की असामान्यता को खोज लिया था, भले ही उसकी दृष्टि या अन्य इंद्रियों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। दौड़ निर्धारित करने में असमर्थ। व्यापक शक्ति निर्धारित करने में असमर्थ। उनकी प्रतिक्रिया सही थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद पायथन की आवाज़ सुनाई दी, रुको। उसके सामने एक आकृति धुंधली सी प्रकट हुई। इस आकृति के प्रकट होते ही आस्था के आक्रमण की सारी शक्ति अचानक बदल गई, मानो किसी विशेष शक्ति द्वारा खींची जा रही हो, फिर धीरे धीरे शांत हो गई।
ये शांति सिर्फ ऊपरी तौर पर थी। चेन रुई साफ महसूस कर सकता था कि एक और भी भयानक शक्ति लगातार जमा हो रही थी, सिकुड़ रही थी और आवेशित हो रही थी। एक बार जब वह फूट पड़ी तो उसकी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा भयानक हो गई होगी। चांदनी अचानक बहुत तेज हो गई, लेकिन सूरज जितनी चमकदार नहीं। वह ज्यादा क्रिस्टल जैसी और मुलायम हो गई थी, और पूरी चांदनी इस आकृति की ओर आकर्षित हो रही थी। ये लगभग एक आदर्श पुरुष था, बिना किसी अतिरिक्त अस्तर वाला सफ़ेद लबादा पहने हुए। उसके लंबे सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। हालांकि उसका चेहरा धुंधला था, फिर भी उसके मन से उसके अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे की विशेषताओं को महसूस किया जा सकता था। वह बिल्कुल बेदाग था। चेन रुई ने सोचा कि आर्थर पहले से ही एक सुंदर लड़का था, लेकिन इस आदमी के सामने वह स्पष्ट रूप से फीका पड़ गया। सबसे प्रभावशाली था पूरे शरीर से निकलने वाला पवित्र स्वभाव, जो उगते सूरज की तरह कोमल और एकांतप्रिय था। इससे लोगों को अनायास ही शर्मिंदगी महसूस होती थी और साथ ही घुटने टेक कर पूजा करने की इच्छा भी होती थी। चेन रुई को इस तरह की पूजा की भावना शैतान या सारियल का सामना करते हुए भी कभी नहीं हुई थी। उसे ऐसी ही अनुभूति केवल अराजकता क्षेत्र में उन विशाल लाशों का सामना करते समय हुई थी। हालांकि उन लाशों की तुलना में जो सौरमंडल जितने विशाल थे, इस आदमी का स्वभाव कहीं कमतर था। यह एक सही पवित्रता ज्यादा थी। चेन रुई की आस्था शक्ति की वर्तमान समझ के अनुसार पवित्र, अलगाव और पूजा ज्यादातर आस्था शक्ति से निर्मित कोड के कारण थे, न कि उन लाशों जैसे आंतरिक वास्तविक गुणों के कारण। फिर भी इस आदमी की गति और ताकत अब चेन रुई से बेहतर थी। अगर पायथन की ताकत न होती तो वह उस आदमी की सांसों से हार जाता। इतनी ताकत, इतनी गति, 3 महादूत, ये वह राफेल नहीं है जिसे मैंने पहले देखा है, इसलिए ये गैब्रिएलिया होना चाहिए। माइकल, चेन रुई के दिमाग में पायथन की आवाज़ पहले ही गूंज चुकी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 3 प्रधान स्वर्गदूतों का नेता मुख्य प्रधान स्वर्गदूत माइकल ही है। पायथन, माइकल ने ऐसे कहा मानो चेन रुई की आत्मा में पायथन की आवाज़ सुनाई दे रही हो। आवाज़ भारी और कोमल थी, लेकिन उसमें एक गरिमापूर्ण गंभीरता झलक रही थी। माइकल, बहुत समय हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों पुराने परिचित थे। माइकल का सामना करते हुए पायथन जानती थी कि वह इसे छिपा नहीं सकती, लेकिन फिर भी वह चेन रुई के शरीर से अलग नहीं हुई। तुमने सचमुच अपना शरीर त्याग दिया, या फिर युद्ध में हार गए? माइकल के स्वर में थोड़ी हैरानी थी। तो क्या तुमने सृष्टि की पुस्तक चुराने के लिए इस सर्वोच्च ईश्वर विश्वास की भूमि पर आक्रमण किया था? सर्वोच्च ईश्वर विश्वास की भूमि? पायथन की आवाज़ में बेबाक तिरस्कार भरा था। ऐसे वक्त जो ईश्वर को मूर्ख बनाता है, क्या तू इतने लंबे समय से खुद को मूर्ख बना रहा है कि तूने खुद को भी मूर्ख बना लिया? माइकल बहुत शांत लग रहा था। मैंने खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाया। मैं अभी भगवान नहीं बना हूं, बस उस रास्ते की एक छोटी सी दहलीज छू ली है। एक छोटी सी दहलीज, तुमने उसे छू भी लिया। इस बार पायथन हंसा नहीं। वह एक पल के लिए चुप रही और फिर आह भरी। लगता है इतने सालों तक पवित्र चर्च की योजना बनाने और उसे चलाने के बाद तुमने सचमुच कुछ हासिल कर लिया है। हालांकि दहलीज छूने का मतलब ये कदम उठाना नहीं है। तुम और मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे और शैतान के आगे पहले ही चल चुका हूँ। माइकल ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, यादों का समय खत्म हुआ। अब क्या तुम पकड़े जाना पसंद करोगे, या युद्ध में नष्ट हो जाना? चिंता मत कीजिए सर मुख्य प्रधान देवदूत, पहले मुझे अपना उद्देश्य स्पष्ट करने दीजिए। पाइथन ने कोमलता और सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आप लोगों से दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं था, वरना मैं इस तरह सीधे आगे नहीं बढ़ता। इस बार मेरा लक्ष्य सृष्टि की पुस्तक प्राप्त करना है, लेकिन उसे छीनना नहीं, बल्कि मेरा लक्ष्य सृष्टि की संपूर्ण शक्ति को समझना है और ये देखना है कि क्या मेरे भौतिक शरीर को पुनः बनाने का कोई तरीका है। अगर आप इस बार मेरी मदद करते हैं तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। भविष्य में अगर कुछ हुआ तो मैं आपके पक्ष में खड़ा हो सकता हूं। मदद? माइकल ने मुस्कुराहट दिखाए, लेकिन जरा भी इरादा नहीं गिरे हुए। क्या तुम्हें लगता है कि यह शब्द हमारे बीच आएगा? कोई शाश्वत शत्रु या मित्र नहीं है। प्रकाश और अंधकार सदैव साथ साथ रहेंगे। यदि अंधकार नहीं है तो प्रकाश इतना उज्ज्वल कैसे हो सकता है? माइकल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दुर्भाग्य से, हितों के लिहाज से भी तुम्हारे पास वह प्रभाव नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता जब तक कि तुम मेरे सामने समर्पण करने को तैयार न हो। हाँ, पायथन ने मानो सबसे मज़ेदार बात सुन ली हो, तुम्हारे आगे समर्पण। माइकल, क्या तुम सचमुच विश्वास चुराकर खुद को भगवान समझते हो? मैंने कहा, मैं अभी भगवान नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं भगवान के सबसे करीब इंसान बन गया हूँ। माइकल के शरीर की सांसें धीरे धीरे बदलने लगीं। उसके सुनहरे बाल लहराने लगे और दबी हुई आस्था की शक्ति फूटने लगी। चेन रुई अब इस तरह की शक्ति की भयावहता का वर्णन नहीं कर सकता था।
यहाँ तक कि शैतान या सारियल, जिन्होंने शायद अपनी असली शक्ति का प्रयोग नहीं किया होगा, भी उसे इतना भयानक उत्पीड़न का एहसास नहीं करा सकते थे। मैं तुम्हें एक विकल्प भी देता हूँ, रास्ते से हट जाओ। पायथन की आवाज़ ठंडी थी, वरना मर जाओ। कितना अजीब आत्मविश्वासी। माइकल ने चेन रूई की ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पवित्र प्रकाश पर्वत पर मुझसे मुकाबला करने का इतना आत्मविश्वास क्यों है। एक आत्मा होने की बात तो दूर, अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ भी हो तो भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह राज्य स्तर की चींटी तुम्हारे भागने की कुंजी हो सकती है? अजगर हंसा, और चेन रूई का शरीर उसकी हंसी से खींच गया। उसके मुंह से अनायास ही विनाश की सांस निकल गई। मैं भागने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, और वह कोई चींटी नहीं है, बल्कि एक हथियार है जो आपको, मुझे और हर चीज को नष्ट कर सकता है। चेन रूई यह वाक्य सुनकर अचंभित रह गया। वह विनाश का एक बहुत ही विशिष्ट शरीर है, और वह विनाश की पुस्तक की संपूर्ण मूल शक्ति को संघनित करता है। ये स्थिति सृष्टि की पुस्तक की स्थिति के काफी करीब है। जब तक मैं इस व्यक्ति में विनाशकारी शक्ति को सक्रिय करने और विस्फोट करने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग करता हूं, एक विस्फोट जो अपने मूल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब पूर्ण विनाश की उत्पत्ति और पूर्ण सृजन की उत्पत्ति की शक्तियां आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा। पायथन की तीखी हंसी सुनाई दी। ये बहुत मधुर थी, लेकिन चेन रूई के कानों में ये बेहद डरावनी थी। चेन रूई को अंततः समझ में आ गया कि क्यों पायथन ने उसे मानव दुनिया और पवित्र प्रकाश पर्वत पर आने के लिए चुना। माइकल की आंखें अचानक उदास हो गईं। हालांकि इस चींटी की ताकत कमजोर है, पर इसमें एक बेहद शुद्ध विनाश का नियम छिपा है। क्या वाकई यही विनाश के मूल की पूरी शक्ति है? पायथन की हंसी और अधिक आकर्षक हो गई, और चेन रूई में विनाश की उत्पत्ति की सांस अचानक दर्जनों गुना बढ़ गई, यहाँ तक कि माइकल भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। विनाश और सृजन दो सबसे प्रारंभिक उत्पत्तियां थीं, और वे दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां भी थीं। जब तक कोई अन्य शक्ति मध्यस्थ न हो, यदि संपूर्ण उत्पत्ति की विस्फोट शक्ति सीधे आपस में जुड़ जाए तो एक प्रकार का उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा जो विनाशकारी प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। उस समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म होगा। ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, लेकिन मूल चीजें नष्ट हो जाएंगी। माइकल के पास निश्चित रूप से उस तरह की मध्यस्थ शक्ति नहीं होगी, इसलिए अगर वह शक्ति सचमुच फट गई तो भले ही माइकल जिंदा बच जाए, पवित्र प्रकाश पर्वत और यहाँ तक कि पूरी व्हाइट क्लिफ भी नष्ट हो जाएगी। उसके वर्षों के प्रयास भी नष्ट हो जाएंगे। यदि सृष्टि की सच्ची पुस्तक और विनाश की पुस्तक सीधे रूप से आपस में गुंथी होती तो पूरा विश्व, पूरा ग्रह। चेन रूई पाइथन की आत्मिक शक्ति से मुक्त होना चाहता था या विनाश की मूल शक्ति को दबाना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर है, मानो किसी कठपुतली को डोरियों से खींचा जा रहा हो। वह हैरान और क्रोधित था। मैडम पाइथन, आप, क्या तुम हैरान हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गुरु अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा? दुर्भाग्य से मैं सारियल नहीं हूं। पायथन की आवाज़ इतनी कोमल थी कि चेन रूई के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि तुम्हारी ताकत कम है, मैंने तुम्हें कम नहीं आंका है। जो सारियल के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है, वह इतना सरल कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें याद है जब तुम पहले कैमिल के घर पर थे? आत्माओं का वह अद्भुत संगम। उस समय मैं वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में था। चेन रूई को अचानक एहसास हुआ कि पाइथन ने उसके शरीर को नियंत्रित करने के लिए उसकी आत्मा का विलय क्यों किया। इसका कारण कैमिल से निपटना नहीं था, बल्कि कैमिल, उस अर्ध देवता का उपयोग करना था जिसे चेन रूई हरा नहीं सकती थी, ताकि उस पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी मेहनत की, फिर भी उसने कैमिल को भागने दिया। कैमिल के बिना भी माइकल जैसे शक्तिशाली दुश्मन के सामने पाइथन विलय करने का लाभ उठाएगा। स्वामी अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर से ऐसा प्रतीत हुआ कि चेन रूई की लुभाने की योजना सफल हो गई, लेकिन वास्तव में वह स्वयं धोखा खा गया था और अपनी सतर्कता कम कर दी थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो अजगर ने उसे दानव क्षेत्र में विनाश मूल नियम का रहस्य सावधानीपूर्वक सिखाया था, जिसका कारण भी इसी दृश्य के लिए था। ऐसी बुद्धि और साधनों वाली इस महिला को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। यहाँ तक कि चेन रूई, जो बहुत सावधान थी, फिर भी धोखा खा गई। आपने कौन सी विधि अपनाई? चेन रूई ने गुस्से से कहा। आत्मा के मिलन के अलावा एक ऐसा जहर भी है जो विनाश के नियम और शक्ति का मिश्रण है। मैंने इसे स्नेह नाम दिया है। तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या प्यार, ये सबसे बड़ी बेड़ियां हैं और सबसे शक्तिशाली जहर भी। इसलिए भले ही तुम्हारे पास असाधारण क्षमता और बुद्धि हो, तुम मेरे द्वारा आसानी से वश में हो जाओगे। टीएल, क्या चेन रूई अभी भी अपना नियंत्रण वापस पाने के लिए समय पर अनुबंध रद्द कर सकते हैं? अध्याय 928, तुमने मुझे कमा का। इस क्षण चेन रूई का मन चेतावनी के संकेतों से भर गया और माइकल की ओर से एक खतरनाक जानलेवा आभा फूट पड़ी। पहले से दबी हुई आस्था की शक्ति अभूतपूर्व शक्ति के साथ बाहर आ गई।
इसके बाद चेन रुई की पूरी दृष्टि लाल रोशनी से ढक गई। ये लाल रंग कोई साधारण ज्वाला या चमक नहीं था, बल्कि सूर्य जैसा उग्र लाल रंग था। सूर्य में भले ही यह उग्र लाल रंग न हो, लेकिन इस उग्र लाल रंग ने चेन रुई को सूर्य का अकल्पनीय आभास दिया। यह मृत्यु का सूर्य है। जब मृत्यु आती है तो आपके पास प्रतिरोध करने के लिए कुछ नहीं होता। चेन रुई को अब ऐसा ही महसूस हो रहा था। वह माइकल की हरकतें बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, बस यही एहसास बाकी था। जब तक वह अग्नि में लाल सूर्य से प्रकाशित होता रहेगा, वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये निस्संदेह एक प्रकाश तत्व का हमला था, लेकिन इसने चेन रुई को लगभग मौत का एहसास भी कराया। उदाहरण के लिए, भले ही प्रकाश महिमा का शरीर 90% क्षति की भरपाई कर सके, लेकिन शेष 10% उसे आसानी से नष्ट कर सकता था। छद्म देवता की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी राज्यकृत या अर्ध देवता बिल्कुल भी लालसा कर सकें। अगर वह लाल ध्रुव तारा परिवर्तन भी सक्रिय कर दे और छद्म देवता की सर्वोच्च शक्ति का सामना करे, तो भी वह निश्चित रूप से एक पल में मारा जाएगा। इसके अलावा माइकल ही ईश्वर के सबसे करीब था। माइकल का जवाब बिल्कुल सही था, सीधे मार डालो। पाइथन को इस बॉडी बम्प की ताकत दिखाने का मौका मत दो। चाहे स्मृति कितनी भी गहरी हो, उसे भूलने का एक दिन आएगा। चाहे कब्जा कितना भी गहरा हो, उसे खोने का एक समय आएगा। दुनिया में हर चीज के लाभ और हानि होते हैं। पाइथन की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से धीमी होनी चाहिए, लेकिन पाइथन की आवाज पहले आई। इस आवाज के नीचे आग जैसी लालिमा अचानक फीकी पड़ गई, मानो उसकी सारी चमक खो गई हो। यह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि कानून के बारे में बोलने जैसी एक तरह की शक्ति थी, जिसमें विश्वास, आस्था, जप, राज्य आदि जैसी कई शक्तियां समाहित थीं। इसे पराक्रम भी कहा जा सकता है। पाइथन ने पहले ही चेन रुई से जानबूझकर बात की थी ताकि एहतियात के तौर पर ऊर्जा जमा कर सके। इसलिए माइकल की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही थी। जब चेन रुई को होश आया तो उसने पाया कि वह माइकल से 100 मीटर पीछे दिखाई दिया था। किसी समय माइकल के हाथ में एक लाल रंग की तलवार दिखाई दी थी। तलवार के टुकड़े क्रॉस के आकार के थे। यही वह भयानक हथियार था जिसने अभी अभी मौत की धूप छोड़ी थी। हालांकि लाल रंग की लंबी तलवार थोड़ी फीकी लग रही थी। अजगर की वंचना शक्ति वाकई इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सूर्य की शक्ति को भी छीन लिया। हालांकि मानव जगत के अंधकार तत्व, विशेष रूप से पवित्र प्रकाश पर्वत, प्रकाश तत्वों की तुलना में कहीं अधिक दुर्बल थे, फिर भी अब रात हो चुकी थी जब अंधकार तत्व सबसे अधिक सक्रिय थे। अजगर की शक्ति के आगे चांदनी भी फीकी पड़ गई और पूरा पवित्र प्रकाश पर्वत अंधकार में डूब गया। ईश्वरीय प्रतिरोध नरक के समान है। प्रकाश का हाथ अंततः सारी बुरी धुंध को चीर देगा। माइकल की आवाज से आकाश के ऊपर की भव्यता और गंभीरता का पता चला। जब सुनहरी रोशनी चमकी तो अंधेरा छट गया। सुनहरी रोशनी माइकल के पीछे से आ रही थी, जहां 6 जोड़ी सुनहरे पंख थे। कैमेल की तरह ये पंख भी असली थे। सुनहरे पंखों से एक समृद्ध और अतुलनीय दिव्य सांस निकल रही थी। माइकल ने अपने 12 सुनहरे पंख फैलाए। चेन रुई को चक्कर आ गया और पूरा स्थान अनगिनत सुनहरे दर्पणों में बदल गया, जो उस जगह को अलग कर रहे थे जहां वह था। पंख फैलाने की एक सामान्य क्रिया से ही स्थान का विभाजन हो सकता है। चेन रुई को लगा जैसे अजगर ने उसके शरीर को नियंत्रित करके इस समय अनगिनत अकल्पनीय स्थानांतरण, टेलीपोर्ट और छलांगें लगाईं। अगर यह कोई साधारण स्थान होता तो वह पहले ही इससे बच जाता, लेकिन इस सुनहरे दर्पण वाले स्थान में एक तरह की परावर्तन क्षमता थी। चाहे कितनी भी रहस्यमयी हरकत हो या हमला, वह वापस परावर्तित हो ही जाता। ये है अंतरिक्ष कानून। चेन रुई मन ही मन हैरान था। इस समय पाइथन कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन पास का शीशा धीरे धीरे सड़ने लगा और टूटकर गिर गया। जहर, अजगर का स्नेह जहर अंतरिक्ष को भी भेद सकता है, ठीक समय की तरह, जो अदृश्य रूप से और चुपचाप हर चीज में जहर घोल देता है। इसकी तुलना में पगलियों का जहर केवल बच्चों का खेल माना जा सकता है। पलक झपकते ही लाल बत्ती फिर से प्रकट हो गई और एक विशाल शक्ति आगे बढ़ी। चेन रुई को ऐसा लगा जैसे वह किसी भट्टी में पड़ा हो। उसका मांस और खून अलग होकर नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी घुट गई थी। उस भयावह एहसास से उबरने में उसे काफी समय लगा। उसने पाया कि उसके चेहरे से खून बह रहा था, जो जल्दी ही वाष्पित हो गया। इस समय चेन रुई और माइकल के बीच की दूरी और भी बढ़ गई थी और दोनों के बीच की सीढ़ियां कब की गायब हो चुकी थीं, बस एक अथाह विशाल गड्ढा रह गया था। कुछ सुनहरे पंख धीरे धीरे हवा में तैर रहे थे। कुछ ही सेकंड में पाइथन और माइकल के बीच कई बार भयंकर टकराव हुआ। जाहिर है, पाइथन की आत्मा की स्थिति के हिसाब से उसे गंभीर चोट लगी थी और वह पूरी तरह से असुरक्षित स्थिति में थी। दरअसल तुमने बहुत पहले एक बेहद जहरीला कानून बनाया था, लेकिन सबसे भयावह तो तुम्हारी वंचना शक्ति है। माइकल ने व्यंग्य किया, दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले और ये पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी है, इसलिए तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है।
अपनी वर्तमान आत्मा के साथ तुम कितनी बार इतनी थकावट झेल पाओगे? अगर माइकल की बात पूरी होने से पहले ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। चेन रुई का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा और विनाशकारी सांसें, जो पहले भयानक थीं, फिर से तेज हो गईं। अजगर ने उदासीनता से कहा, मैंने शुरू से ही आपसे लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। मैंने तो बस बातचीत के दौरान इस क्षेत्र के जादू को रद्द करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। हालांकि मेरी वर्तमान स्थिति अभी भी सृष्टि की पुस्तक से कुछ दूरी पर है, फिर भी मैं सृष्टि की प्रबल मूल शक्ति को पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। इस अवरोध जादू के विफल होने की स्थिति में एक बार विनाश मूल शक्ति का विस्फोट होने पर एक श्रृंखला विस्फोट होने की संभावना है। तब न केवल पूरे पवित्र प्रकाश पर्वत के ढहने का खतरा है, बल्कि आप और मैं भी नष्ट हो सकते हैं। मेरा शरीर नष्ट हो चुका है और जब से मैंने दानव क्षेत्र से आपके 3 महादूतों की खोह में आने का साहस किया है, मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हूँ। और आप, मेरे सर मुख्य महादूत राफेल और गैब्रियल सहित, क्या आप मेरे साथ मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? एक छोटी सी महिला जिसके पास कुछ भी नहीं है और जिसने सब कुछ त्याग दिया है। माइकल की भौहें तन गईं और उसके हाथ में लाल लंबी तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई। पायथन के शब्द कोई झूठ नहीं थे। उस बॉडी बम्प को समय पर न मार पाने की थोड़ी निराशा जरूर हुई। चेन रुई के शरीर से भारी मात्रा में धुंध निकलने लगी। धुंध घनीभूत होकर एक स्त्री का आकार ले रही थी जो किसी परी जैसी अलौकिक लग रही थी। पाइथन की आत्मा इकाई अंततः अलग हो गई थी। ठीक है सर चीफ आर्केंजल, लगता है अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं अब प्रकाश भवन जा रहा हूँ। इस आदमी में मेरी आत्मचेतना का एक अंश है, वह यहीं रहेगा। आप मेरी चाल जानते हैं। इस जगह को सील करने की आपकी गति मेरी आत्मचेतना के बराबर नहीं है, इसलिए विस्फोट आपके ऐसा करने से पहले ही हो जाएगा। पाइथन ने एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। चिंता मत करो, मैं अपनी बात रखूंगा। 1 घंटे बाद मैं चला जाऊंगा और वादा करता हूं कि सृष्टि पुस्तक को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। लेकिन अगर तुमने फिर से हिलने की हिम्मत की तो चलो गोधूली के बाद के परिणामों को साथ मिलकर महसूस करते हैं। जानते हो मैं ये करूंगा मेरे पुराने दोस्त। मुझमें पहले जैसी हिम्मत और दृढ़ संकल्प है, ठीक वैसे ही जैसे मैं उरियल को मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उरियल नाम सुनते ही माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई और वह बोला, मुझे तुम्हारे पागलपन पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे वादे पर जरा भी यकीन नहीं है। चूंकि तुम मेरे पागलपन पर विश्वास करना चाहती हो, तो तुम मेरे वादे पर भी विश्वास कर सकती हो। पाइथन बहुत सहज लग रही थी और हल्के से एक धुन गुनगुना रही थी। वह मुड़ी और एक खुशमिजाज परी जैसी सुंदर और अलौकिक आकृति के साथ चली गई। माइकल ने तलवार पकड़े हुए अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया और चेन रुई की ओर देखा, लेकिन अंत में उसने कोई कदम नहीं उठाया। मैडम पायथन, चेन रुई ने कहा, दरअसल अगर सर माइकल 1 घंटे में कुछ नहीं करते हैं तब भी आप मुझे उड़ा देंगी, है ना? जब पायथन रुका और पीछे मुड़ा, क्या आप माइकल को ऐसा करने की याद दिला रहे हैं या आप मुझे याद दिला रहे हैं कि अब अपनी मूल शारीरिक चेतना को पूरी तरह से मिटा दूं? यह कोई याद दिलाने वाली बात नहीं, बल्कि एक भावना है। मैडम पायथन, मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने आपकी चालबाजियों को कम करके आंका था। अब मैं आपसे बस एक शब्द कहना चाहता हूँ, शायद आखिरी। क्या ये विदाई से पहले का पश्चाताप और डांट है, या मौत से पहले के आखिरी शब्द? पाइथन मुस्कुराया, दरअसल बात इतनी गंभीर नहीं है। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें 1 घंटे में ले जाऊंगा। चेन रुई ने आह भरी, मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है। हालांकि आपने सोचा था कि आपने मुझ पर पर्याप्त ध्यान दिया है, दुर्भाग्य से आपने अभी भी मुझे कम आंका है। पाइथन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं और उसे अचानक लगा कि मालिक अधीनस्थ अनुबंध का संबंध रद्द हो गया है। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि अनुबंध अमान्य हो सकता है, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे कमजोर यह आदमी अपनी मर्जी से अनुबंध रद्द कर पाएगा। हालांकि मालिक अधीनस्थ अनुबंध रद्द करने का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगले ही पल पाइथन को लगा कि चेन रुई के शरीर में आत्मा का एक हिस्सा हिल गया है। उसकी आत्मा पहले ही एक अजीब जगह में पहुंच चुकी थी। यह एक विशाल सौरमंडल था। यह अनंत आकाशगंगा कई चमकते सूर्यों के चारों ओर एक विशेष लय में घूम रही थी, जो एक विशाल और असीम गति प्रदर्शित कर रही थी। साम्राज्य, अजगर ने मन ही मन उपहास किया। आखिरकार ये तो राज्य स्तर ही है। कानून द्वारा निर्मित इस प्रकार का भ्रम वास्तविक राज्य तो बिल्कुल नहीं है। आस्था और जीवन की शक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस भ्रम को बिना कोई कार्रवाई किए पूरी तरह से पराजित किया जा सकता है। अचानक पायथन की नज़र बदल गई, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से सौरमंडल से निकलने वाली मजबूत और विशाल विश्वास शक्ति और जीवन की सांस को महसूस किया। अनगिनत जीव, अवर्णनीय विशाल आस्था, यहाँ तक कि मेरा राज्य नहीं बल्कि सभी छद्म ईश्वरीय राज्य इस स्तर का विश्वास और जीवन शक्ति नहीं रख सकते। ये तो बस परमेश्वर का राज्य है। उसके पास ऐसा राज्य कैसे हो सकता है? उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अंतरिक्ष में एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ।
उसकी आत्मा को अचानक एक भयानक एहसास हुआ, जैसे कि वह फट गई हो। वह अनायास ही इस ब्लैक होल की ओर आकर्षित हो गई, जिसमें भयानक भक्षण क्षमता थी। पायथन ने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय कर ली, लेकिन ब्लैक होल में पूरे सौरमंडल के ब्रह्मांड के नियम समाहित थे, इसलिए इसमें जीवन शक्ति और विश्वास शक्ति भी थी, जिसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सकता था। जल्द ही पायथन की आत्मा को ब्लैक होल ने निगल लिया। पवित्र प्रकाश पर्वत के शीर्ष पर पायथन का मूल शरीर अपनी आवाज खोने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने ये सब महसूस किया, जिसमें आत्मा के उस हिस्से का वियोग भी शामिल था। नहीं। चेन रूई ने मुख्य प्रधान देवदूत की ओर देखा, जो स्थिर खड़े थे और कंधे उचकाते हुए बोले, सर माइकल, मुझे लगता है विस्फोट के खतरे को पूरी तरह से रद्द करने से पहले मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। अध्याय 929, माइकल का सदमा। इस पल पाइथन को लगा जैसे वो किसी भ्रम में है। सिर्फ किंगडम लेवल वाले इस आदमी ने असल में अपनी ही ताकत से मेरे आत्मा अवतार को निगल लिया। इसका मतलब था कि उसने इस बम का रिमोट कंट्रोल खो दिया। इसका मतलब ये भी था कि उसका सावधानीपूर्वक किया गया लेआउट पूरी तरह से गड़बड़ा गया। दुर्भाग्य से तुम्हारे जहर का भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। चेन रूई का सूजा हुआ शरीर धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आया। शायद जैसा तुमने कहा, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए प्यार सबसे बड़ी बेड़ियां होती हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि यही सबसे बड़ी प्रेरणा भी है, इसलिए तुम्हारा जहर मेरी ताकत बन गया है। बदला लेने के लिए दानव लोक में वापस जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने इसमें शामिल सभी लोगों का तबादला कर दिया है। अरे वैसे यह अभी भी एक सवाल है कि क्या तुम आज यहाँ से जा सकते हो? धिक्कार है। पायथन धुएं के गुबार में बदल गया और तेजी से चेन रूई की ओर दौड़ा। माइकल, जो किनारे से देख रहा था, आखिरकार हिल गया। आग जैसा लाल सूरज फिर से चमक उठा और हजारों लाल लाल किरणें पाइथन की ओर उमड़ पड़ीं। हालांकि जो हुआ वो थोड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन पाइथन ने अभी पहल की है, इसलिए ये कोई चाल नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चींटी में वाकई पाइथन के नियंत्रण से छुटकारा पाने की क्षमता है। मैं पाइथन को दोबारा उस पर नियंत्रण नहीं करने दे सकता। पाइथन चेन रूई के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन लाल सूरज की शक्ति ने उसे रोक लिया। वह हैरान और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सकी। लाल सूरज की रोशनी तेजी से मंद पड़ने लगी, लेकिन लंबी तलवार की सांसें उफनती नदी की तरह अनंत थीं। हालांकि पायथन की शक्ति अभी भी प्रबल थी, माइकल के राजसी आक्रमण का सामना करते हुए वह धीरे धीरे थकी हुई दिखने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मन विचलित हो गया था। ये तुच्छ आदमी वास्तव में मेरी मूल रूप से सही योजना का कारण बनता है। कमजोर करो, हारो, वंचित करो। इस बार आग जैसी लाल रोशनी बेहद मंद हो गई, लेकिन पहले जैसी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। माइकल की लाल क्रॉस तलवार पाइथन की ओर इशारा करते हुए बोली, दुष्ट लोग प्रकाश से घृणा करते हैं। छल करने वाले दुष्टों पर कभी दया मत करो। अनगिनत लाल लाल तारे टूटते तारों की तरह सीटी बजाते हुए आगे बढ़े और पल भर में पाइथन से टकरा गए। पूरा इलाका हिल रहा था। आग के तेज धमाके में पाइथन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। हालांकि अब वह आकर्षक और शांत नहीं थी, बल्कि एक उन्मादी फुफकार थी। असली क्रूरता, असली जहर मानव स्वभाव और मानव मन है। माइकल ने भौहें चढ़ाईं और अपनी छाती पकड़ ली, क्योंकि काली गैस ने उसका चेहरा ढक लिया था। 12 पंखों से पंख उखड़कर काले हो गए। उनमें से ज्यादातर जमीन पर गिरने से पहले घने धुएं में बदल गए। आसपास की हर चीज तेजी से सड़ रही थी और छिल रही थी। ईश्वर की कृपा समुद्र जितनी विशाल है। जब प्रकाश चमकेगा तो असहनीय अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जब माइकल ने लाल क्रॉस वाली तलवार अपने माथे पर रखी तो प्रकाश की किरणें टिमटिमा उठीं और सफ़ेद रोशनी का एक घेरा फैल गया। जहरीली काली गैस धीरे धीरे गायब हो गई। पाइथन पर छाए आग जैसी लालिमा भी बाहर फैली काली धुंध में फीकी पड़ गई थी। हालांकि पाइथन की हालत माइकल से कहीं ज्यादा खराब थी। उसका शरीर बहुत दुबला हो गया था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं। यद्यपि पाइथन भी शीर्ष शक्तिशाली छद्म देवता था, लेकिन उसकी वर्तमान आत्मा इकाई की स्थिति में इस घर में माइकल के खिलाफ लड़ते समय जीतने की संभावना को केवल अत्यंत कम ही कहा जा सकता है। पाइथन और माइकल के बीच घमासान युद्ध छोटा और रोमांचक था। दोनों छद्म देवताओं में से किसी ने भी चेन रूई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वे चुपचाप उससे बचते रहे। माइकल चेन रूई के काम में दखल देने से बचना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह छूटने में नाकाम हो जाए, जबकि पाइथन चेन रूई पर फिर से कब्जा करना चाहता था। चेन रूई के चतुराई भरे शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसे अभी भी विस्फोट का खतरा था, वरना माइकल उसे बहुत पहले ही मार देता। किसी और वक्त में माइकल चेन रूई को कैद करके उसका सफाया जरूर करना चाहता था और पाइथन उसे जाने नहीं देता, लेकिन अब दोनों को इस चींटी से बचना था। इसे कहते हैं, हालात इंसान से ज्यादा मजबूत होते हैं। मानो बचे हुए वेग के प्रभाव से बचने के लिए चेन रूई पीछे हत्ता और चकमा देता रहा।
उसके चकमा देने की दिशा उस पहाड़ की ओर नहीं थी जहां दोनों छद्मदेव संवेदनशील थे, बल्कि वह किनारे पर लगे विशाल टूटे हुए खंभे के पीछे थी। अचानक माइकल और पायथन की नज़र टूटे हुए खंभे पर पड़ी, मानो उन्हें कोई असामान्यता महसूस हुई हो। टूटा हुआ खंभा कणों में बदल गया और बिखर गया, जिससे उसके पीछे राज्य स्तर के चरम स्तर पर स्थित चींटी प्रकट हो गई। उसके शरीर से विनाशकारी सांसों का हल्का सा सार निकल रहा था, लेकिन उसके शरीर पर दरारों जैसे हल्के घाव थे, मानो उसे किसी आघात से चोट लगी हो। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। मुझे साफ साफ एहसास हुआ कि चींटी अभी अभी गई है, लेकिन वह अभी भी यहाँ है। इसमें कोई शक नहीं कि शुद्ध विनाशकारी सांस ही विनाश की मूल शक्ति होनी चाहिए। अभी जो एहसास हो रहा है वह शायद पाइथन का मेरा ध्यान भटकाने का एक तरीका है। उन घावों को देखते हुए, अगर सृजन मूल की शक्ति से भरपूर चींटी जब तक पाइथन की गुप्त तकनीक से नियंत्रित और नष्ट नहीं हो जाती, सृजन मूल की शक्ति के पास ही रहती है, तो सृजन की विपरीत शक्ति द्वारा उसका पूरी तरह से नाश कर दिया जाएगा, भले ही मैं खुद कोई कदम न उठाऊं। एक बार जब विनाश मूल उस आदमी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा, तो मैं उसे एक ही बार से मार डालूंगा ताकि भविष्य की मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये सोचते हुए माइकल ने अपने मन की सबसे बड़ी शंकाओं को दूर कर दिया, और उसके पीछे के सुनहरे पंखों ने एक तेज रोशनी उत्सर्जित की, जिसने पूरी ताकत से पायथन पर हमला कर दिया। पायथन ने भी कुछ बदलावों को महसूस किया। हालांकि चेनरुई की विनाशकारी सांसें वाकई सही थीं, फिर भी उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। बस उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसे सबसे बड़े खतरे माइकल से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना था। दोनों के बीच लड़ाई और भी तेज होती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अपनी सारी शक्ति खो चुकी पाइथन एक विकट स्थिति में फंसती दिखाई देने लगी। पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी चर्च में सबसे निषिद्ध स्थान थी। सामान्य परिस्थितियों में पोप और दोनों आर्चबिशपों को भी वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब जब शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया था, तो तीनों नेता पोप वेंटिस, आर्चबिशप पुस्मीर और पवित्र महिला यूडोरा दौड़कर वहां पहुंच गए। उन्हें बस माइकल से किसी प्रकार का शक्ति संचार प्राप्त हुआ और वे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने पवित्र प्रकाश नगर की अराजकता को शीघ्रता से शांत किया और सेना को निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्टैंड बाय पर ले गए। लाल बत्ती के विस्फोट की चमक में पायथन उसे चकमा नहीं दे सकी और माइकल की लंबी तलवार ने उसका दाहिना हाथ आधा काट दिया। हालांकि एक नया हाथ तुरंत बन गया, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर हो गई। माइकल इस पुराने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मारने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वह अविश्वास से स्तब्ध रह गया। लाइट डिविनिटी टेम्पल का जादू चालू हो गया। कोई घुसपैठ कर रहा है। कौन है भाई? माइकल को अचानक होश आया। छुपी हुई चींटी को देख रही उसकी हैरानी भरी निगाहें गुस्से और जानलेवा इरादे में बदल गईं। सर माइकल, आपको आखिरकार एहसास हो ही गया। चेनरुई को पता चल गया कि उसकी पोल खुल गई है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उसका पूरा शरीर तेजी से फूलने लगा और विनाश की सांसें पल भर में ऊपर की ओर उठ गईं। हालांकि उसमें पहले जैसी गुप्त तकनीक की शक्ति नहीं थी, फिर भी वह अद्भुत थी। माइकल और पायथन दोनों हैरान थे, खासकर पायथन। मेरी शुरुआती धारणा सही थी। वो चेनरुई असल में। ये वाक्य निस्संदेह सही है। दरअसल सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि माइकल ने भी उसे कम आंका था। हालांकि उसकी शक्ति राज्य स्तर की चरम अवस्था ही है, फिर भी उसकी बुद्धि और साधन चरम अवस्था पर खड़े महाशक्तियों से कम नहीं हैं। अगर भविष्य में इस व्यक्ति की शक्ति और भी प्रबल हो जाए, तो संभव है कि वह एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसका सम्मान माइकल और मेरे समेत सभी महाशक्तियां करेंगी। इस प्रकार का व्यक्ति कैसे नियंत्रित होने को तैयार हो सकता है? जब वह सोच रही थी, तो उसकी आकृति चमकी और तुरंत पहाड़ के नीचे प्रकट हो गई, जो माइकल के पीछे था। माइकल ने अजगर पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह चींटी ही वह विपत्ति थी जिसका तुरंत सफाया करना जरूरी था। उसने लंबी तलवार लहराई और लाल रोशनी की एक किरण चेनरुई के माथे को चीरती हुई निकली। विस्फोट होने से पहले उसका शरीर फट गया और कणों के रूप में गायब हो गया। हालांकि उसी समय दोनों तरफ दो समान चेनरुई प्रकट हुए। माइकल के दोबारा हमला करने से पहले वे जोरदार विस्फोट कर गए। बूम बूम। निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी ने बस कुछ देर के लिए पहाड़ को हिलते हुए महसूस किया, मानो पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। आसपास के पहाड़ और जादू से सुरक्षित पत्थर की सीढ़ियां एक एक करके ढह गईं। इसके अलावा भयानक दरारें दिखाई देने लगीं और लगातार फैलती गईं। तीनों विशाल नेता स्तब्ध रह गए। पूरे पवित्र चर्च और पवित्र प्रकाश पर्वत के सबसे पवित्र मंदिर के केंद्र में वास्तव में इतना भयानक कंपन हुआ। चर्च के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इस समय उन्होंने पहाड़ की चोटी से लाल सूरज को उगते देखा, जिसने आकाश में चांदनी को पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे यह एक शानदार दृश्य बन गया। लाल सूरज की रोशनी में कंपन और ढहना धीरे धीरे बंद हो गया। जहां भी लाल सूरज की रोशनी पड़ी, वहां दरारें धीरे धीरे ठीक हो गईं। यह आर्केंजल सर माइकल की पवित्र क्रॉस तलवार है।
सर माइकल यहाँ हैं, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यहाँ लाइट नाइट्स ने बढ़े हुए मनोबल के साथ जोर से जयकार की। हालांकि इस समय माइकल के चेहरे पर जरा भी सुकून नहीं था, बस उदासी और गरिमा थी। शांत दिखने वाली उसकी निगाहों में असीम क्रोध और हत्या की नीयत थी। अभी अभी हुए विस्फोट की शक्ति अद्भुत थी, खासकर विनाश की उत्पत्ति जो सृजन की शक्ति के साथ मिल गई। हालांकि मैंने समय रहते बचाव कर लिया, फिर भी मुझे थोड़ी चोट लगी है। सबसे घिनौनी बात तो यह है कि एक साधारण राज्य स्तर की चींटी ने मुझे मूर्ख बनाया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और परमेश्वर के सबसे करीबी व्यक्ति को मूर्ख बनाया। अक्षम्य, इस चींटी को मरना ही होगा। माइकल ने मुड़कर पाइथन का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह एक प्रकाश धारा में बदल गया और तेजी से प्रकाश दिव्यता मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि माइकल शिफ्टिंग चालू नहीं कर पाया, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पल भर में सफ़ेद रोशनी से घिरे लाइट डिविनिटी मंदिर के पास पहुंच गया। उसने संयोग से उस घृणित आकृति को लड़खड़ाते हुए और लाइट डिविनिटी मंदिर से पीछे की ओर गिरते हुए देखा। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था। ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस चींटी को प्रकाश देवत्व मंदिर की शक्ति से दूर भगाया जाएगा। सृष्टि की पुस्तक में स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। यहाँ तक कि छद्म देवता भी इस मंदिर में बिना किसी क्षति के प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण शक्तिशाली लोग जो इसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, वे मृत्यु को आमंत्रित करने के समान हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की परिधि पर माइकल ने स्वयं एक शक्तिशाली जादू भी स्थापित किया था। प्राचीन रून निर्माण की गहनता के अलावा इसमें प्रकाश तत्व और अग्नि तत्व की दो शक्तिशाली शक्तियां भी थीं, जिनमें माइकल सर्वश्रेष्ठ था। जो भी अतिक्रमण करता उसे अवश्य ही भारी क्षति पहुंचती। एक साधारण छद्म देवता को भी इसमें अतिक्रमण करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इस राज्य स्तर की चींटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि उसका तुरंत विनाश न हो जाए तो ये सौभाग्य की बात होगी। पहले से थोड़ा अलग इस चींटी के शरीर पर एक अतिरिक्त भव्य लाल कवच था और उसकी पीठ पर 4 पंख थे जो तारों जैसी चमक बिखेर रहे थे। हालांकि उसमें कई दरारें थीं, फिर भी वह अवर्णनीय वैभव और चकाचौंध को ढक नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि छद्म देवता माइकल को भी आश्चर्य होता। विश्वास का कवच, इस चींटी की सांस की ताकत, असल में अर्धदेव है। कितना चालाक आदमी है, उसने एक बार फिर मेरी समझ को धोखा दिया। हालांकि अर्धदेवता भी छद्म देवता के सामने एक चींटी मात्र है। मरना नहीं, उसे जिंदा पकड़ लो, फिर उसकी आत्मा निकाल लो और इस शैतान को पवित्र प्रकाश से हमेशा के लिए यातना और पीड़ा दो। माइकल ने पवित्र क्रॉस तलवार को मुट्ठी में कस लिया। अचानक मुख्य प्रधान स्वर्गदूत की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि बख्तरबंद आदमी के हाथ में एक और चीज थी, एक जोड़ी जूते। प्रकाश दिव्यता मंदिर में पवन बैज, अध्याय 930, पलायन। पवन बिल्ला। माइकल का आश्चर्य मामूली नहीं था। हालांकि पवन बिल्ला प्रकाश दिव्यता मंदिर की परिधि पर जड़ा हुआ एक वेदी मात्र था और उस हॉल के केंद्र से, जहां सृष्टि की पुस्तक रखी थी, अभी भी काफी दूरी पर था। फिर भी वह प्रकाश दिव्यता मंदिर के अंदर ही था। सृजन की उत्पत्ति की शक्ति की विधि शक्ति के बिना भी किसी भी छद्म देवता के लिए सुरक्षात्मक जादू की शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज करना और सीधे प्रकाश दिव्यता मंदिर से गुजरना या उसमें प्रवेश करना असंभव था। वे केवल बल द्वारा आक्रमण करने का विकल्प ही चुन सकते थे। अब जबकि पवन बिल्ला उसके हाथ में था तो केवल एक ही उत्तर था, केवल अर्धदेव स्तर वाला यह दानव माइकल द्वारा स्वयं निर्धारित प्रकाश अग्नि शक्ति को तोड़ने के लिए सृजन की शक्तिशाली मूल शक्ति रखता था। फिर उसने मंदिर पर आक्रमण किया और पवन बिल्ला को छीन लिया। पाइथन भी उतनी ही हैरान थी जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अभी हुए विस्फोट के दौरान वह जल्दी से माइकल के पीछे छिप गई ताकि उसे चोट न लगे। जब उसने चेन रूई के हाथों में जूतों की जोड़ी देखी तो पाइथन के मन में बस एक ही शब्द आया, अविश्वसनीय। माइकल ने गुस्से से डांटा। पवित्र क्रॉस तलवार पर लाल रोशनी चमक उठी। मौत का सूरज फिर से उगाया, चारों ओर आग की रोशनी बिखेर रहा था। जिस क्षण चेन रूई प्रकाश दिव्यता मंदिर से बाहर निकला, उसे माइकल के आगमन का आभास नहीं हुआ, लेकिन उसने विश्लेषणात्मक आंखों से इसे पहले ही भांप लिया था। अगले ही पल वह मृत्यु की धूप में लिपट गया। इस प्रहार से पहले भयानक दबाव के कारण लाल ध्रुव तारा परिवर्तन का तारा कवच धीरे धीरे दरकने लगा। यहाँ तक कि तारा कवच में समाहित क्रोध राजा कवच भी अत्यंत कमजोर अवस्था में था। एक बार जब उस पर प्रहार होता तो क्रोध राजा कवच की सुरक्षा के बावजूद वह उसका प्रतिरोध नहीं कर पाता। उस समय उसका शरीर और आत्मा कुचल दिए जाते। ये पहली बार था जब चेन रूई ने छद्म देवता के चरम चरण के शक्तिशाली आक्रमण का प्रत्यक्ष सामना किया था। इस प्रकार के दमन में वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता था, इसलिए वह केवल बलपूर्वक ही इसका सामना कर सकता था। उसने तुरंत दबाव कम करने के लिए राज्य की आस्था शक्ति को पूरी ताकत से चलाया। उसी समय उसके हाथ में एक मंद तारा प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने एक रहस्यमयी निशान बना दिया। स्टार डायवर्सन। मौत की लाल लाल रोशनी मानो किसी फिसलन भरी चीज से टकराकर दूर चली गई हो।
बहुत सारी रोशनी सचमुच माइकल की ओर परावर्तित हो रही थी। माइकल को ऐसी चाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह अचंभित रह गया। उसकी अंतिम चाल ने उसे झकझोर दिया और कुछ सुनहरे पंख नीचे गिर पड़े। अगर यह वार पायथन जैसे उसी स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किया जाता तो ठीक था, लेकिन यह अर्ध देवता स्तर का व्यक्ति था। चरम अवस्था वाले छद्म देवता के लिए, जिसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था और जो ईश्वर के सबसे निकट होने का दावा करता था, ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। माइकल की आंखों में जानलेवा इरादे भरे थे। पवित्र क्रॉस तलवार के एक झटके से उसकी शक्ति अचानक दोगुनी हो गई, लेकिन वह फिर भी उस घृणित राक्षस को नहीं मार सका। उसके पीछे खड़ा पाइथन मन ही मन हैरान था। माइकल से पहले हुई लड़ाई में पाइथन की बहुत ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इस बार उसने कोई कदम उठाने की जल्दी नहीं की, वह बस पीछे की ओर दूर छिप गई। उसने जल्दी से संभलने का समय निकाला और आगे बढ़ने के मौके का इंतजार करने लगी। चेन रूई वास्तव में जानता था कि स्टार डायवर्जेंट बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि छद्म देवता के हमलों को भी मोड़ा और परावर्तित किया जा सकता था, लेकिन इस कौशल का प्रभावी समय केवल 10 सेकंड था। अगर वह उस तलवार की बची हुई शक्ति से ही बह भी जाए तो वह पूरी तरह से गिर जाएगा। इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ है तुरंत भाग निकलना। चेन रूई का दिमाग थोड़ा हिला और स्टार गेट सामने आ गया। माइकल अंतरिक्ष द्वार देखकर और भी चकित रह गया। प्रकाश दिव्यता मंदिर सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान है। सभी अंतरिक्ष शक्तियां अस्वीकार कर दी जाएंगी जब तक कि वह कोई शक्तिशाली प्रतिभा या छद्म देवता की कोई विशेष कलाकृति न हो। इस दानव ने पवित्र क्रॉस तलवार की शक्ति का प्रतिरोध करते हुए अकल्पनीय रूप से अंतरिक्ष द्वार खोल दिया। इस व्यक्ति के पास अवश्य ही कोई बड़ा रहस्य होगा। किसी भी हालत में मुझे उसे आज ही पकड़ना होगा। माइकल ने जमीन पर गिरे सुनहरे पंखों पर नजर डाली और वे पंख पल भर में अनगिनत सुनहरे चमकदार धब्बों में बदल गए जो हवा में गायब हो गए। इस समय चेन रूई के तारा मोड़ का प्रभावी समय अभी अभी समाप्त हुआ था, इसलिए माइकल का हमला अब और नहीं मोड़ा जा सकता था। मौत की अनगिनत धूपें एक पल में उसके शरीर में घुस गईं। चेन रूई का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके टुकड़े अजीब मक्खियों में बदल गए और नीले स्टार गेट की ओर उड़ गए। मौत का लाल लाल सूरज मक्खियों पर चमक रहा था, लेकिन उसका जरा भी असर नहीं हुआ। पृथ्वी बैज, ईश्वर भक्षी मुखौटा। माइकल और पायथन लगभग एक ही समय पर चिल्लाए। दोनों नाम असल में एक ही चीज थे, 7 कलाकृतियों में से एक या सर्वोच्च कलाकृति का 1/7। पाइथन को आखिरकार समझ आ गया कि उसने इस इंसान को कितना कम आंका था। यह हास्यास्पद था कि उसे हमेशा लगता था कि उसने उस पर पर्याप्त ध्यान दिया है। पृथ्वी बिल्ला, जिसे बेल्जेबब शाही परिवार का ईश्वर भक्षी मुखौटा भी कहा जाता है, सभी प्रकार के आत्मा नियंत्रण से प्रतिरक्षित माना जाता है। इससे पहले इस व्यक्ति ने मेरी आत्मा पर नियंत्रण करने के लिए ईश्वर भक्षी मुखौटे का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था। साथ ही उसने उस जहर को भी नज़रअंदाज कर दिया जिससे माइकल भी प्रतिरक्षित नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इस व्यक्ति ने वास्तव में 2 छद्म देवताओं, माइकल और मेरी निगरानी में एक अजीब विकल्प का उपयोग किया। जबकि वह प्रकाश दिव्यता मंदिर में घुस गया, शक्तिशाली जादू को तोड़ दिया जिसमें छद्म देव भी प्रवेश नहीं कर सके, और ब्रीज शैडो बूट्स विंड बैज प्राप्त किया। रुको, चूंकि वह इंसान है तो वह ईश्वर भक्षी मुखौटे की शक्ति को कैसे सक्रिय कर सकता है? क्या यह आदमी वास्तव में दानव क्षेत्र का बेल्जेबूब शाही परिवार हो सकता है? चेन रूई नाम भी एक छद्म नाम होना चाहिए। अचानक हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहने वाली पायथन को अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। जैसे ही राक्षसी मक्खियां स्टार गेट की ओर उड़ीं, माइकल के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया, जो जल्दी ही अपने आश्चर्य से उबर गया था। भागना चाहते हो? अपने अंतरिक्ष कानून और प्रकाश दिव्यता मंदिर के पास सृजन की शक्ति के साथ यहाँ तक कि अजगर भी बच नहीं सका। राक्षसी मक्खियों की गति बहुत तेज थी और वे काफी देर से उड़ रही थीं, लेकिन वे पास में स्थित अंतरिक्ष द्वार तक नहीं पहुंच पाई थीं। चेन रूई के आसपास का स्थान सुनहरे चमकदार धब्बों से भरा हुआ था, मानो जुगनू उसे घेरे हुए हों। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अनंत लूप सुरंग में प्रवेश कर रहा हो। वह चाहे जैसे भी आगे बढ़े, उन अजीबोगरीब जुगनुओं से जुड़े अंतरिक्ष नियम के कारण वह रुक ही जाएगा। चेन रूई जानता था कि यह माइकल की शक्ति के कारण हुआ था। राक्षसी मक्खियों के परिवर्तन का प्रभाव समाप्त होने वाला था। ये जीवन और मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे तुरंत आखिरी तुरुप का पत्ता चला दिया। माइकल को अचानक एहसास हुआ कि अंतरिक्ष की शक्ति वास्तव में अनियंत्रित रूप से राक्षस की ओर प्रवाहित हो रही है। फिर सुनहरे जुगनुओं के चारों ओर एक पारदर्शी दीवार बन गई। सफ़ेद जेड जैसी रोशनी की एक चमक उभरी और माइकल और जुगनुओं के बीच का संबंध वास्तव में टूट गया। सुनहरे चमकदार धब्बे फीके पड़ गए और पंखों के टुकड़ों में बदल गए जो जमीन पर गिर गए। माइकल को स्पष्ट रूप से महसूस हो गया था कि अब वह यहाँ अंतरिक्ष कानून को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरिक्ष कानून का एक हिस्सा पहले से ही दूसरे पक्ष की पारभासी दीवार द्वारा नियंत्रित किया जा चुका है।
नहीं, पूरी चीज एक ऊंची इमारत होनी चाहिए। टावर। महिमा का टावर। माइकल को अचानक एक उच्च श्रेणी की अंतरिक्ष कलाकृति याद आई जिसे पवित्र चर्च ने कई वर्षों से खो दिया था, और वह फिर से चौंक गया। ये दानव वास्तव में पवित्र ड्रैगन रोड्रिगेज से संबंधित है, जिसने उस समय चर्च को धोखा दिया था। पिछले दसियों हजारों लाखों या उससे भी अधिक वर्षों में मुख्य प्रधान स्वर्गदूत को इतना आघात कभी नहीं लगा था। महिमा का टावर दानव के हाथों में आसानी से इस्तेमाल करने में असमर्थ लग रहा था। ये केवल किसी बाहरी वस्तु द्वारा नियंत्रित था और अवरोधक दीवार केवल प्रेतात्माओं के अस्तित्व के समान थी। फिर भी मक्खियों के सामने अंतरिक्ष अवरोधक बल पूरी तरह से विघटित हो गया था। मक्खियां आसानी से अंतरिक्ष द्वार की ओर दौड़ीं और गायब होने ही वाली थीं। माइकल की विधि शक्ति और सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति से दबे होने के कारण टावर ऑफ ग्लोरी को बलपूर्वक प्रवाहित किया जा रहा था, इसलिए उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पा रही थी। कलाकृति की अंतरिक्ष शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। माइकल ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया क्योंकि वह टावर ऑफ ग्लोरी की रक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ा प्रहार करना चाहता था। हालांकि उस आदमी के पास टावर ऑफ ग्लोरी था, लेकिन वह उसकी असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। वह सोचता है कि वह अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश करके उस चरम अवस्था से बच सकता है जिस छद्म देवता ने अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल कर ली है। मैं इस आदमी को अंतरिक्ष द्वार से बाहर खींचूंगा, न केवल पवन बिल्ला बल्कि पृथ्वी बिल्ला और टावर ऑफ ग्लोरी भी वापस पाने के लिए। माइकल की पीठ के 12 पंख फड़फड़ाए और महिमा के टावर का वह भ्रम तुरंत चकनाचूर हो गया। फिर भी उसका अगला कदम महिमा के टावर की ओर भागना नहीं था, बल्कि पीछे मुड़कर अपनी तलवार निकालना था। जब पवित्र क्रॉस तलवार ने एक चाप खींचा तो पाइथन, जो पीछे घात लगाने की योजना बना रहा था, लगभग कट गया और उसके पीछे का स्थान आधे में विभाजित हो गया। पाइथन बस कराह उठी, पर रुकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने माइकल के वार का अंदाजा लगा लिया था और उसे जोर से झेल लिया। उस शक्ति का फायदा उठाकर उसने लगभग टूट चुके आधे शरीर को घसीटते हुए सबसे पहले टावर ऑफ ग्लोरी के जादू में घुसने की कोशिश की। हालांकि माइकल ने टावर ऑफ ग्लोरी का भ्रम तोड़ दिया था, लेकिन अंतरिक्ष की शक्ति पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी थी। जब पायथन स्टार गेट के सामने दौड़ी तो उसके शरीर पर छाई धुंध आधी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के हल्के नीले रंग के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर दौड़ी। यद्यपि उसकी चोटें और थकावट गंभीर थी, लेकिन जब तक वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश करती, वह पवित्र प्रकाश पर्वत से बच सकती थी और रहस्यमय चेन रूई को पकड़ सकती थी। इस व्यक्ति के कई रहस्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम वह सर्वोच्च कलाकृति और अंतरिक्ष कलाकृति टावर ऑफ ग्लोरी के 2 भागों को प्राप्त कर सकती थी। तभी राक्षसी मक्खियां धुंधली तारों की रोशनी में नीले दरवाजे में उड़ गईं। उनके पीछे पीछे पायथन भी उड़ गया, लेकिन एक अविश्वसनीय घटना घटी। पायथन का शरीर वास्तव में अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन वह सीधे उसमें से गुजर गई, मानो वह दरवाज़ा, जो अभी भी चमक रहा था, बस एक भ्रम था। लेकिन वह आदमी अभी अभी इस दरवाजे में दाखिल हुआ है। पाइथन का ध्यान थोड़ा भटका ही था कि पीछे से भयानक लाल बत्ती आ गई। अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत में पायथन की योजना चेन रूई को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष द्वार से भागने की थी और फिर माइकल के पीछा से बचने के लिए प्रवेश द्वार को ध्वस्त कर देने की। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह उस प्रकाश द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए। पायथन की स्थिति और ताकत पहले से ही माइकल से कमतर थी। इस स्तर की लड़ाई में एक छोटी सी गलती पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकती थी। इस गलत अनुमान ने उसकी हार लगभग तय कर दी। तीखी चीखों में लाल रोशनी से शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और कटी हुई सतहें तेजी से जलने लगीं। हालांकि यह असली शरीर नहीं था, लेकिन इस प्रहार से पायथन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बस एक छोटा सा पल था, लेकिन कई मोड़ आए। पायथन भी एक निर्दयी चरित्र था। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। चूंकि टावर ऑफ ग्लोरी और बुक ऑफ क्रिएशन अभी भी माइकल के अंतरिक्ष नियम को प्रभावित कर रहे थे, उसने अपने आधे धुंधले शरीर को स्वयं ही विस्फोटित कर दिया। इस प्रकार के आत्मविनाश की शक्ति से बंद स्थान में दरारें पड़ गईं और पाइथन का बचा हुआ शरीर एक हरे धुंध में बदल गया जो दरारों में रिस गया। वह जल्द ही दरारों के साथ गायब हो गई। माइकल ने पायथन का पीछा नहीं किया। वह तुरंत उस स्टार गेट के सामने प्रकट हुआ जो धुंधला हो गया था और अंदर घुस गया। हालांकि पायथन की तरह वह भी अंदर नहीं जा सका और अंदर नहीं जा सका। माइकल की सुनहरी आंखें ठंडी चमक उठीं। उसने पवित्र क्रॉस तलवार उठाई और अनगिनत लाल रोशनियां उस रोशन दरवाजे को घेर रही थीं। हालांकि प्रकाश द्वार पारदर्शी लग रहा था। शक्तिशाली अंतरिक्ष नियम वाली लाल रोशनी बिना किसी रुकावट के उसमें से गुजर रही थी। मंद पड़ती हुई रोशनी मानो ईश्वर के सबसे करीबी व्यक्ति पर हंस रही हो। दुर्गम, हमला भी नहीं कर सकते। ये कैसा अंतरिक्ष नियम है? अगले ही पल उसकी भयंकर दहाड़ आकाश में गूंज उठी और पूरा व्हाइट क्लिफ हिल गया।